अध्याय 31 अध्याय 29 धूल जमना सिफारिशें मांगना। एक। इसके बाद जो हुआ वह पूर्वानुमानित था। जूरुई और उसके दो साथियों के अपने स्थान पर लौटने के आधे घंटे बाद उन्हें किन युगांग और उसकी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। जूरुई चिल्लाता रहा कि वे गो चेंग के दोस्त हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वे अपराधियों द्वारा किसी ताकतवर व्यक्ति को जानने का दावा सुनने के आदी थे। उन्होंने यह बात इतनी बार सुनी कि उनके कान कठोर हो गए थे। वे इस तरह के अनोखे बहानों से थक चुके थे। एक बार स्टेशन पर तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई। अकाट्य सबूत और जेड लटकन का सामना करना पड़ा। हल्की सजा पाने की उम्मीद में एक गुलाम ने पहले अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पहली सफलता के बाद मामला आसानी से सुलझ गया। बाकी दो ने तुरंत अपने अपराध कबूल कर लिए, जिसमें बाइबेई में सुरक्षा शुल्क वसूलना भी शामिल था। इसके अलावा उन्होंने गो चेंग के बारे में भी जानकारी दे दी और उसे दफना दिया। उस पल में पूछताछ को लिखने वाले व्यक्ति के दिमाग में केवल एक ही विचार दर्ज था। उन्होंने एक बड़ा मछली पकड़ा। किन युगांग को प्रतिलिपि प्राप्त हुई। इस पर ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। फिर उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी हे झेनशुई को फोन किया। चूंकि पूरा मामला अब दिन के उजाले की तरह साफ हो चुका था, इसलिए नियमानुसार उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना था, इससे पहले कि प्रमुख इसकी सूचना ऊपर दे दें। यदि वे रैंक तोड़ दें और समय से पहले रिपोर्ट कर दें, यह सीमाओं का अतिक्रमण होगा। किन युगांग की रिपोर्ट सुनकर ही झेनशुई हैरान रह गया। मामला उसके अधिकार क्षेत्र में सुलझाया गया। उसने तुरंत सोचा कि इससे उसे कितना फायदा हो सकता है। हालांकि चूंकि किन युगांग ही वह व्यक्ति था जिसने इस मामले को सुलझाया था और वह स्वयं शहर से बाहर था, वह अधिक से अधिक एक नेता के रूप में ही श्रेय का दावा कर सकते थे। तुरंत उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया। पब फ्यूचर विज्ञापन। किंगयान शहर के कानूनी मामलों के सचिव फेंग हाई। तब उसे समझ आया कि किन युगांग का क्या मतलब था। वह श्रेय तो बांट सकता था, लेकिन कुछ हद तक। लेकिन भले ही किन युगांग का मतलब ऐसा न हो, हे झेनशुई जानता था कि आगे क्या करना है। एक सामान्य मामले के लिए श्रेय लेना तो ठीक था, लेकिन ये कैसा मामला था। अगर वो अपने बेटे की जान की कीमत पर अपना करियर आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो लोग क्या सोचते। इसका अंत तो बहुत बुरा होता। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। घर के नेता उसे बहुत डांटते थे। उसे अंदर और बाहर दोनों जगह से धिक्कारा जाएगा। जहां तक गो चेंग का सवाल है, फेंग हाई को जब यह कबूलनामा मिला तो उसे पता चल गया कि गो चेंग का अंत हो चुका है। गो चेंग गंभीर रूप से दोषी था, और वह भी मामूली तौर पर नहीं। वह जूरुई के साथ मिलकर अधिकारियों के साथ खिलवाड़ कर रहा था, इसलिए फेंग हाई को इस मामले में कोई कदम उठाना पड़ा। नगर निगम पार्टी समिति के निर्देशों का पालन करते हुए फेंग हाई ने प्रांतीय विभाग को रिपोर्ट दी। शहर के नेताओं ने तत्काल एक बैठक बुलाई। इस स्तर पर ठोस सबूतों के साथ मामला सुलझ गया माना गया। प्रांतीय विभाग अगले दिन संदिग्ध का तबादला कर देगा। स्थायी समिति के मुख्य एजेंडा में से एक था गो चेंग। स्वीकारोक्ति में उल्लिखित सपने पर टिके रहो के बारे में सोच रहा हूं। नेताओं के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्हें डर था कि पूरे प्रांत में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, इसलिए वे गो चेंग के प्रति घृणा से भर गए। वे उसे उसके किए की सजा देना चाहते थे, जिसने उनकी पूरी नगरपालिका समिति को उनके वरिष्ठों के सामने अपमानित किया था। इस समय मामले की गोपनीयता के कारण गो चेंग को केवल इतना पता था कि किन युगांग ने एक महत्वपूर्ण मामला सुलझा लिया है, लेकिन उसे इसका विवरण या इसमें कौन शामिल था यह नहीं पता था। अगर कोई बड़ा मामला सुलझ भी गया तो क्या हुआ। अगर उसे पदोन्नति भी मिल गई तो क्या हुआ। ज्यादा से ज्यादा वह गो चेंग के बराबर ही होगा, जो अभी भी उसका जीवन कष्टमय बनाने की क्षमता रखता था। गो चेंग एक ऐसी कल्पना में खोया हुआ था जहां किन युगांग उससे दया की भीख मांग रहा था, जिससे उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान आ गई। लेकिन इससे पहले कि वह इस कल्पना का आनंद ले पाता, अभियोजक कार्यालय के अधिकारियों ने हैरान गो चेंग को गिरफ्तार कर लिया। अंत में गो चेंग के साथ क्या हुआ, इस समय किसी को इसकी परवाह नहीं थी। अब सबकी दिलचस्पी किन युगांग में थी, जिसने इस मामले को सुलझा लिया था। जहां तक गो चेंग द्वारा छोड़े गए रिक्त पद का प्रश्न है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन नेताओं के मन में पहले से ही एक उम्मीदवार था। हालांकि किन युगांग के मामले को संभालने में कुछ प्रक्रियात्मक खामियां थीं, लेकिन उनके योगदान की तुलना में वे मामूली थीं और उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता था। इसके अलावा शहर के नेताओं को अपने वरिष्ठों के सामने अपना योगदान प्रस्तुत करना था। फेंग हाई की जोरदार सिफारिश के बाद वे इस प्रस्ताव पर अस्थायी रूप से सहमत हो गए। किन युगांग उस रात घर नहीं गया। एक के बाद एक विभिन्न रिपोर्टें और घटनाएं सामने आ रही थीं। उन्हें रात भर पुलिस स्टेशन में ही काम चलाना पड़ा तथा अगले दिन और भी बहुत से काम करने थे। यह सुनने के बाद कि जूरुई और अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है, टांग किंग ने फोन रख दिया।
मुस्कुराते हुए उसने ली जियांगुओ की ओर देखा। चाचा ली, अब आपको उन गुंडों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच में? क्या हो रहा है? तुमने क्या किया? ली जियांगुओ ने जिज्ञासा से पूछा। अभी भी अंधेरे में रखा गया था। वे लोग भगोड़े हैं, मेरे चाचा ने उन्हें पकड़ लिया है, तांग किंग ने सहजता से कहा। यह सुनकर कि वे भगोड़े हैं, ली जियांगुओ अचंभित रह गए। भगोड़े? चिंता मत करो, वे पकड़े गए हैं और फिर बाहर नहीं आ सकते, तांग किंग ने कहा। जो हत्यारे जानबूझकर अपने बेटे को मारते हैं उन्हें आमतौर पर मौत की सजा नहीं दी जाती है, लेकिन जब उनके बेटे के हत्यारों का सामना होता है। तस्क। ली जियांगुओ भी मूर्ख नहीं था। तांग किंग के पिछले कार्यों को ध्यान में रखते हुए वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका। आपने इस नाटक का निर्देशन किया था? हाँ, जैसा तुमने सोचा था, तांग किंग ने स्पष्ट नहीं किया। अंकल ली, ज्यादा मत सोचिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बाकी के बारे में मत पूछिए, बस इतना जान लीजिए कि हम एक ही तरफ हैं। तांग किंग ने ली जियांगुओ को और कल्पना करने से रोका। ली जियांगुओ ने गहरी आह भरी। हाँ, सचमुच? इतना क्यों सोचें, वह और तांग किंग एक ही पक्ष में हैं। अंततः ली जियांगुओ, जो सच्चाई जानता था, शुरू में अकेले ही नुकसान सहना चाहता था, क्योंकि आखिरकार यह एक बार का समाधान था और वह तांग क्विन के साथ अच्छे संबंध भी बनाना चाहता था। हालांकि तांग क्विन ने इसे बराबर बांटने पर जोर दिया और ली जियांगुओ अब और बहस नहीं कर सका। उन्होंने दुकान के मुनाफे से पैसा लेने का फैसला किया। लाभांश से कटौती की गई। पब फ्यूचर विज्ञापन। साथ ही उसने कियान झेंग को चेतावनी दी कि वह चुप रहे। अगर योजना लीक हुई तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कियान झेंग ने तुरंत इसे गोपनीय रखने का वादा किया। रात के खाने के बाद घर लौट आए तांग किंग से उसकी चाची ने पूछताछ की। बेशक उसने सच नहीं बताया और एक बहाना बना दिया जो उसने अपने चाचा से बात की थी, वरना उसकी चाची उसे बहुत परेशान करती। हालांकि उसने पूरी दोपहर क्लास छोड़ दी थी, फिर भी उसे अपना होमवर्क करना था। उसके शिक्षक ने उसके पड़ोस के सबसे अच्छे छात्र को उसका स्कूल बैग वापस लाने के लिए कहा था। रातों रात कुछ नहीं हुआ। अगले दिन तांग क्विन स्कूल जल्दी आ गया। परिसर में टहलते हुए तांग क्विन को बहुत सुकून महसूस हुआ। कल उसने जिंदगी का पहला अहम काम किया था, गड्ढा खोदना। इस कार्रवाई के बारे में उनका आकलन अतिरंजित था। इसके बाद उन्हें सिस्टम कार्य करना था। तांग किंग। जैसे ही तांग किंग सिस्टम कार्य के बारे में सोच रहा था, उसने अचानक एक परिचित आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यह वांग यान था। तांग किंग को अपना सिर घुमाते देख उसके खूबसूरत चेहरे पर खुशी की एक झलक उभरी, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई। वांग यान तेजी से तांग किंग के पास गई और हल्के सवालिया लहजे में बोली, तुम कल दोपहर को कक्षा में क्यों नहीं आए? शिक्षक ने कहा था कि तुम्हें कुछ काम है, लेकिन उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि वह क्या है। हालांकि वे केवल एक दोपहर के लिए ही अलग हुए थे। वांग यान, जिसे 2 साल से तांग किंग पर क्रश था, चिंता से बच नहीं सका। यह क्रश बहुत छुपा हुआ था। वह तांग किंग के मंगेतर और उनके गहरे रिश्ते के बारे में जानती थी। वह अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात अपने तक ही रखी। बाद में उसने सोचा कि वह तांग किंग को क्यों पसंद करेगी। उसके चाहने वाले कम नहीं थे, न ही उसे तांग किंग से ज्यादा खास लोग मिले थे, और तांग किंग भी उतना सुंदर नहीं था। आधे महीने तक सोचने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंची कि उसे तांग किंग का लिन जियाक्स्यू के प्रति प्यार और समर्पण पसंद है। यदि कोई ऐसा शब्द होता जो उसके विचारों को व्यक्त कर सकता, यह बकवास होगा। वह किसी को इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वह किसी और को पसंद करता था। यह एक जटिल रिश्ता है जिसे किसी भी पाठ्यपुस्तक से नहीं समझा जा सकता। इसके अलावा ली काई भी वहां नहीं था। उसे लगा कि दोनों ही मुसीबत में हैं। उसने क्लास टीचर से पूछा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्लास टीचर ने कुछ नहीं बताया। यह कुछ नहीं है, बस दूसरों की मदद करना है, तांग किंग ने समझाया। अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते हुए उसके दिल में अपराध बोध महसूस हुआ। वांग यान कोई शर्मीली लड़की नहीं थी। वह स्वतंत्र, मजबूत और निर्णायक थी। छोटी सी उम्र में ही वह अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर थी और उसके चेहरे पर कभी भी कोई मूर्खतापूर्ण या शर्मीली अभिव्यक्ति नहीं दिखती थी। उसके साथ उसकी सभी बातचीत और अवलोकन अनजाने में हुए थे। वांग यान को समझते हुए तांग किंग प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। औरतें वाकई अभिनय में माहिर होती हैं। एक समझदार औरत तो बस अभिनय की मल्लिका होती है। अगर उसे पता न होता कि वह हाई स्कूल से ही मन प्यार करती थी, तो कोई भी यह नहीं बता पाता कि वांग यान को तांग किंग पसंद है या उसके मन में उसके लिए कोई भावनाएं हैं। अध्याय 30 सिस्टम पागल हो गया है, कृपया सुझाव दें। 3 नवंबर। चंद्र कैलेंडर 21 सितंबर। यात्रा के लिए अच्छा दिन है। पिछली दोपहर रेस्तरां में समाचार की प्रतीक्षा करते समय
तांग क्विंग ने इस महीने के शिष्टमनुशंसित ग्राहक से पहले ही संपर्क कर लिया था। झांग डोंगकिंग की तरह जैसे ही उन्हें तांग क्विंग की बेहद कम ब्याज दरों और अनुकूल शर्तों के बारे में पता चला, वे तुरंत आज मिलने के लिए तैयार हो गए। जहां तक दूसरे पक्ष के जीविकोपार्जन का प्रश्न है, तांग किंग ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसे उचित समय पर पता चल जाएगा। इस कार्य की विषय वस्तु लगभग पिछली बार जैसी ही थी, लेकिन स्थान बदलकर उनका अपना रेस्तरां हो गया था। ली जियांगुओ को अब पता चला कि तांग क्विंग अन्य ऋण व्यवसाय भी चला रहा था। उसका अपना रेस्टोरेंट बातचीत का अड्डा बन गया था। चतुर ली जियांगुओ ने सोचा, यह तो नियमित ग्राहक पाने के बराबर है। हालांकि तांग किंग सिर्फ एक व्यक्ति था, लेकिन कर्ज की जरूरत वाले ज्यादातर लोग मालिक थे। इस प्रकार के लोगों के अक्सर बहुत सारे दोस्त होते थे। वे अक्सर बहुत अधिक मात्रा में सेवन भी करते थे। उनके नेटवर्क जटिल थे। तांग किंग के केंद्र में होने से यह जाल फैलने वाला था और लोगों की संख्या भी बढ़ने वाली थी। यह सोचकर ली जियांगुओ ने पहले ही तांग क्विंग से संपर्क किया था। उनसे कहा गया कि वे दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि भविष्य में रेस्तरां में और अधिक व्यवसाय लाया जा सके। ली जियांगुओ का मानना था कि 1 साल के भीतर व्यापार निश्चित रूप से एक कदम नहीं बल्कि उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा और तब तक वह इसका विस्तार और सुदृढ़ीकरण कर सकेंगे और बड़े स्टोर खोल सकेंगे और अधिक पैसा कमा सकेंगे। तर्क सही था। यह व्यावहारिक रूप से उत्तम था। तांग क्विंग को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर दूसरे पक्ष ने लगभग सोचा कि उनका सामना किसी ठग से हो गया है, लेकिन नकदी से भरा सूटकेस और पेशेवर रूप से तैयार किए गए अनुबंध को देखकर उनका संदेह दूर हो गया। वही पुरानी दिनचर्या। अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, धनराशि सत्यापित करें, रसीद लिखें, फिर जरूरी जानकारी की जांच पड़ताल। तांग क्विंग इन कामों में माहिर थी, इसलिए काम पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगा। दूसरे पक्ष की बेचैनी को देखते हुए उन्होंने जल्दी से लंच खत्म किया, पैसे दिए और चले गए। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद तांग किंग जल्दी से स्कूल वापस नहीं गया। इसके बजाय उन्होंने एक जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। वह वास्तव में तुरंत देखना चाहते थे कि लेवल 2 प्रणाली में क्या परिवर्तन हुए हैं। पिछले अनुभव के साथ इस बार तांग क्विंग को काम पूरा करने में सिर्फ 10 मिनट लगे। सिस्टम को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद तांग क्विंग को तुरंत अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस हुई, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार ओरिजिन क्यूई पॉइंट्स मिलने पर हुई थी। लेकिन इस बार यह लगभग 20 सेकंड तक चला। तांग किंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन अपनी व्यक्तिगत जानकारी याद करने लगा। होस्ट का नाम तांग किंग। स्तर 2। अनुभव 0/200। मासिक ऋण कोटा 3 लाख बटा 5 लाख। व्यक्तिगत मासिक कोटा 2 लाख बटा 2 लाख दिसंबर के अंत तक ओवरड्राफ्ट किया गया। निकासी योग्य संपत्तियां 2,10,000। आत्मा 51+40। शारीरिक फिटनेस 49+40। मूल क्यूई मान 40। उपलब्ध विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर। प्रणाली में काफी परिवर्तन हुए। 20 ओरिजिन क्यू पॉइंट्स और 20,000 RMB के इनाम के अलावा विदेशी मुद्रा विनिमय का विकल्प भी था। बस इतना ही। अपनी निजी जानकारी के आधार पर उसे लेवल 2 सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। क्या लेवल 2 में कोई नई सुविधाएं आने वाली हैं? स्तर 2 व्यक्तिगत खाते ने व्यक्तिगत खातों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा खोल दी है, जिससे अमेरिकी डॉलर की निकासी और पुनर्चक्रण की सुविधा मिल गई है। सिस्टम ने सरलता से उत्तर दिया। मैं अमेरिकी डॉलर की निकासी और पुनर्चक्रण की बात समझता हूं, लेकिन मुद्रा विनिमय का क्या मतलब है? तांग किंग ने पूछा। सिस्टम की व्यक्तिगत खाता निपटान इकाई राष्ट्रीय मुद्रा है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। भविष्य में सिस्टम चाहे किसी भी मुद्रा को पुनः प्राप्त करे, वह स्वचालित रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगी। विनिमय दर को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर के अनुसार निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा। यह सुनकर तांग किंग को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। खाते में चाहे कितना भी पैसा आ जाए, यह स्वचालित रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि खाते से पैसे निकालते समय खाता धारक किसी भी उपलब्ध मुद्रा में पैसे निकालने का विकल्प चुन सकता था। जहां तक विनिमय दर के पूर्णांकन की बात है, उसे भी समझना आसान था। तांग किंग, जो इस प्रणाली की पूर्णांकन क्षमता से परिचित थे, को नहीं लगा कि इसमें कोई गड़बड़ी है। सामान्यतः लेवल 2 ने विशिष्ट विदेशी मुद्राओं के लिए पुनर्चक्रण और विनिमय कार्यों को खोल दिया था। तांग किंग, जिसने एक शक्तिशाली नई सुविधा की आशा की थी, कुछ हद तक निराश था। मुझे लगा कि कोई सरप्राइज होगा। यह फीचर, यह नहीं। 1 मिनट रुको। ऐसा लगा जैसे तांग किंग को कुछ समझ आ गया हो। वह तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। इस सुविधा का क्या उपयोग है? निःसंदेह यह उपयोगी है। गोलाई, यह विनिमय दर को गोल कर रहा है। क्या यह जोखिम मुक्त मध्यस्थता का साधन नहीं है? जोखिम मुक्त आर्बिट्रेज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बिना किसी जोखिम के लाभ कमाना है। यहां एक सरल उदाहरण है।
मान लीजिए कि अमेरिका में ऋण की ब्याज दर 3% है और चीन में 6%। तो फिर अमेरिका से उधार लेकर चीनी उद्यमों को उधार क्यों न दिया जाए, जिससे 3% का अंतर्लाभ कमाया जा सके। इसमें वस्तुतः कोई जोखिम नहीं है। बिल्कुल, यह सिर्फ समझाने के लिए एक अनुमान है। असल में इसमें कई लेन देन लागतें और अन्य जटिलताएं शामिल होंगी, मुनाफा उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इस प्रणाली में लेन देन की लागत क्या है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन बिल्कुल भी नहीं। और सिस्टम में जटिल प्रक्रियाएं कोई भी नहीं। यह प्रणाली आंतरिक रूप से मुद्रा विनिमय को तुरंत पूरा कर सकती है। अपनी उत्तेजना को काबू में रखने की कोशिश करते हुए टांग किंग एक बार फिर पुष्टि करना चाहता था। इसे अस्पष्ट नहीं छोड़ा जा सकता था। सिस्टम आपका मतलब है, मैं गोल विनिमय दर पर स्वतंत्र रूप से विनिमय कर सकता हूं। हाँ, लेकिन प्रतिदिन आदान प्रदान की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इसकी मात्रा पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, सिस्टम ने उत्तर दिया। सिस्टम से पुष्टि प्राप्त करना। टांग किंग का मन हल्का हो गया। उसे चिंता हुई कि उसने पहले गलतफहमी में आकर बेकार में उम्मीदें लगा ली थीं। 10 बार की सीमा के बारे में टांग किंग ने सहज ही उसे नजरअंदाज कर दिया। इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए वास्तव में एक अमेरिकी डॉलर को 8.51 RMB में बदला जा सकता है। हालांकि सिस्टम के तहत राउंड अप करने पर 9 RMB का एक्सचेंज हो सकता था। अगर वह अपने 9 RMB निकालकर बैंक जाता तो वह उन्हें सीधे 8.51 की दर से एक अमेरिकी डॉलर में बदल सकता था। उन्होंने 0.49 का शुद्ध स्कोर बनाया। ऐसा लग सकता है कि 0.49 ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर इस संख्या को 1 करोड़ से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा? यह 4.9 करोड़ युआन का शुद्ध लाभ होगा, जिसमें लगभग 5% का जोखिम मुक्त लाभ होगा। यह कितना पागलपन है! और यह RMB और अमेरिकी डॉलर के बीच बड़े विनिमय अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यदि यह 1.51 होता तो क्या होता? फिर हर लेनदेन पर उसे एक तिमाही का शुद्ध मुनाफा मिल सकता है, यानी 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके अलावा इस लेनदेन में लगने वाला समय खाते में कुछ ही सेकंड में सिमट जाता है। कुछ ही सेकंड में पैसा खाते में एक चक्कर लगाता है और 1/4 का मुनाफा कमाता है, यानी 25% का मुनाफा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज के 10 गुना से गणना की जाए, लाभ को तिगुना करें। इसके बारे में सोचते हुए टांग किंग ने गहरी सांस ली। यह खबर बहुत ही चौंकाने वाली थी। यह प्रणाली पूरी तरह से पागल थी। यदि विनिमय दर 8.49 थी तो वह प्रक्रिया को उलट सकता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मध्यस्थता के लिए हमेशा जगह बनी रहे। सिस्टम, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं लेवल 10 टेस्ट में फेल नहीं होना चाहता, टांग किंग हकलाते हुए बोला। यह तो बिना किसी शर्त के पैसे छापने वाली मशीन जैसा था। यह तो अविश्वसनीय था। सिस्टम के भीतर इस प्रकार का जोखिम मुक्त आर्बिट्रेज मुख्य पूरक कार्यों में से एक है और अंतरबैंक जोखिम मुक्त आर्बिट्रेज का एक प्रकार है। अंतर केवल आर्बिट्रेज के विषयों का है। यह सिस्टम के लाभों में से एक भी है। यह प्रणाली घरेलू मुद्रा में निकासी और जमा की संख्या या राशि पर कोई सीमा नहीं लगाती। हालांकि विदेशी मुद्राओं के लिए जमा या निकासी की संख्या पर प्रतिबंध हैं, लेकिन राशि की कोई सीमा नहीं है। जमा या निकासी की सीमा चाहे जो भी हो, प्रतिदिन 10 बार सीमा निर्धारित की गई है, जिसे हर 24 घंटे में नवीनीकृत किया जाएगा। यह सुनकर टांग किंग को समझ आ गया कि सिस्टम का क्या मतलब है। चाहे वह इस तरह के जोखिम मुक्त आर्बिट्रेज लेनदेन में कैसे भी शामिल हो, अंततः वह सिस्टम के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय की आवश्यकता से बच नहीं सकता था। जब तक सिस्टम बार बार लेनदेन की संख्या को नियंत्रण में रखता, तब तक इस व्यवहार को नियंत्रण में रखा जा सकता था। यह बात समझ में आई। इस सूचना युग में यदि लेनदेन मिलीसेकंड के भीतर किया जा सके तो कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक ही लेनदेन से 5% का मुनाफा हो सकता था और सिर्फ एक दिन में वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। कुछ ही दिनों में दुनिया की सारी दौलत उसकी हो जाती। यह नामुमकिन था। इसमें इतनी बड़ी खामी हो ही नहीं सकती थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसके बाद से उन्होंने वास्तविक दुनिया में मुद्रा विनिमय के नियमों का गहन अध्ययन करने की योजना बनाई। वह जानना चाहता था कि क्या कोई ऐसी विधि है जिससे बिना ध्यान आकर्षित किए बड़े पैमाने पर लेनदेन किया जा सके। पिछले जन्म में उसका काम एक धावक का था। उसे वित्तीय व्यापार के नियमों की ज्यादा समझ नहीं थी। अधिक से अधिक वह स्टॉक और वायदा के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन इससे कोई खास मदद नहीं मिली। यद्यपि यह अल्पावधि में उपयोगी नहीं हो सकता है, फिर भी भविष्य में यह विशेषता एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। उनकी संपत्तियों की वृद्धि को देखते हुए एक बार और मुद्राएं अनलॉक हो जाने पर उनके बीच कीमतों में काफी अंतर हो सकता है। दो कीमतों के अंतरों को मिलाकर पागल
वह एक निवेश कोष भी चला सकता था और दूसरों से अरबों की पूंजी लेकर आर्बिट्रेज लेन देन कर सकता था। फिर भी अभी सतर्क रहना ही बेहतर था। ऐसी गतिविधियां निश्चित रूप से जोखिम भरी थीं। बड़े डेटा के युग में किसी भी असामान्य लेन देन वाले खाते को तुरंत एक प्रमुख निगरानी लक्ष्य के रूप में चिह्नित कर दिया जाएगा। उसे आगे क्या करना है, इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत थी। फिलहाल यह बहुत जल्दी थी, कोई भी उस पर विश्वास करके उसे पैसे उधार नहीं देगा। इसके अलावा वह दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके खुद के लिए पैसा कमाने के पक्ष में नहीं था। हालांकि सिस्टम की कार्यक्षमता थोड़ी अजीब थी। उसे ये पसंद आया। यह कुछ बैंकर की नौकरी जैसा लग रहा था। लेकिन रुकिए, उच्चतर पूर्णांकन मूल्य लेने का क्या अर्थ है? तो टांग किंग ने यह सवाल पूछा। सिस्टम ने उत्तर प्रदान किया। उच्च पूर्णांकन मूल्य लेने का अर्थ है कि जिस भी मुद्रा का मूल्य अधिक होगा, सिस्टम उसकी विनिमय दर को एक मान देगा और कम मुद्रा का मूल्य आनुपातिक रूप से प्रदर्शित होगा। उदाहरण के लिए अमेरिकी डॉलर और आरएमबी के बीच विनिमय दर के लिए सिस्टम इसे 1:08 प्रारूप में प्रदर्शित करेगा। फिलहाल टांग किंग को वर्तमान अमेरिकी डॉलर विनिमय दर के बारे में निश्चितता नहीं थी। सिस्टम के अनुपात को देखते हुए यह निश्चित रूप से 8.5 से कम होगा। सिस्टम आरएमबी के अपेक्षाकृत कम मूल्य को ध्यान में रखते हुए 8 का पूर्णांक मान चुनता है। अन्यथा यदि इसे 0.125 पर उलट दिया जाए तो यह 10 तक पूर्णांकित हो जाएगा और यह संभव नहीं होगा। सिस्टम के एल्गोरिदम द्वारा टांग किंग को एहसास हुआ कि यदि पूर्णांकित संख्या और आरएमबी के बीच का अंतर बहुत अधिक होगा तो वह मूलतः लाभ नहीं कमा पाएगा। उदाहरण के लिए कोरियाई वोन 1 युआन 100 के बराबर होता है और सैकड़ों अंकों वाले कॉलम को गोल किया जा सकता है और उसका अनुपात बहुत छोटा है। इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। अमेरिकी डॉलर के विपरीत गोल करने पर तुरंत कम से कम 1% का लाभ मिलता है। मुद्रा आरएमबी के जितना करीब होगी, आर्बिट्रेज का मूल्य उतना ही अधिक होगा। तो उसके लिए कोरियाई वोन और येन जैसे मुद्राएं बेकार थीं। उनके लिए मध्यस्थता का कोई मूल्य नहीं था। वैसे हांगकांग डॉलर और ताइवान डॉलर की गणना कैसे की जाती है? अचानक टैन किंग को एक और सवाल सूझा। ये दोनों मुद्राएं आरएमबी जैसी नहीं थीं, फिर भी वे एक ही देश का हिस्सा थीं। एक संप्रभु राष्ट्र की मुद्रा प्रणाली में केवल एक ही प्रकार की मुद्रा होती है। हांगकांग डॉलर और ताइवान डॉलर को उस देश की अपनी मुद्रा की सहायक मुद्राएं माना जाता है। ये केवल संग्रह सेवाओं के अधीन हैं और निकासी और हस्तांतरण सेवाओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं। टांग किंग ने अपना सिर हिलाया। संक्षेप में, इन दोनों मुद्राओं को केवल अंदर आने की अनुमति थी, बाहर जाने की नहीं। हालांकि यह शर्त थोड़ी असुविधाजनक थी, या यूं कहें कि अजीब, फिर भी उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। कारण पूछने में उसे बहुत आलस आ रहा था। उसका दिमाग पहले ही उलझन में था, किसी और चीज की परवाह कौन करता। बॉक्स के अंदर टांग किंग का दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। हालांकि ऐसा लग रहा था कि फिलहाल इससे ज्यादा मुनाफा नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए। विभिन्न मुद्राओं के बीच अंतरपणन आर्बिट्रेज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खाता स्थापित करके पैसा इकट्ठा करने का युग अब दूर नहीं था। अध्याय 33 अध्याय 31 सभी चीजें निम्न हैं। सिफारिशों के लिए अनुरोध। 1 अगला। पूरी दोपहर टांग किंग उत्साह की स्थिति में था। लेवल 2 पर सहायता सेवाएं वाकई असाधारण हैं। इस दर से कमाई भले ही 5% तक न पहुंचे, 2% कमाई और रोजाना 10 लेन देन करने पर भी 20% से ज्यादा ही होगी। विदेशी मुद्राओं के विनिमय की लागत को छोड़कर यह अभी भी कम से कम 20% होना चाहिए, है ना? इस रिटर्न दर के सामने फंड संपत्तियों के किसी भी वित्तीय विवरण को पूर्ण सम्मान के साथ झुकना होगा। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि जैसे ही वह कोई अन्य मुद्रा अनलॉक करेंगे तथा कुछ पैसे जमा कर लेंगे, वह विदेश में एक खाता खोलेंगे, विशेष रूप से इस प्रकार के अंतरपणन लेन देन के लिए। उसने पूछा था। सिस्टम से लिंक किए जा सकने वाले बाह्य व्यक्तिगत खातों की संख्या उसके स्तर के आधार पर निर्धारित की जाती थी। स्तर 1 पर प्रति देश केवल एक ही खाता लिंक किया जा सकता था तथा उसे महीने में एक बार बदला जा सकता था। स्तर 2 पर वह प्रत्येक देश में 2 खातों को लिंक कर सकता था जहां मुद्रा उपलब्ध थी, जिसका अर्थ है कि टांग किंग वर्तमान में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में 2 खातों को लिंक कर सकता था। कुल 4 खाते और लेनदेन पूरी तरह से सिस्टम पर छोड़ा जा सकता था। ये खाते टांग किंग के नाम पर खोले जा सकते हैं या नहीं भी। बिल्कुल, उन्हें टांग किंग के नियंत्रण में रहना था। अन्यथा क्या किसी अमीर व्यक्ति के खाते को लिंक करना मूर्खता नहीं होगी? अल्पावधि में वह इस तरह के मध्यस्थता लेनदेन में शामिल होने से सावधान रहेंगे। चूंकि हमारा देश विदेशी मुद्रा नियंत्रण लागू करता है, इसलिए ऐसे लेनदेन पर बैंक का विनियमन बहुत सख्त है और मूल रूप से इसे संचालित करना असंभव है।
यदि उसे धन शोधन या अन्य अपराधों के लिए निगरानी का प्रमुख लक्ष्य घोषित कर दिया जाता है तो वह त्रासदी में फंस जाएगा, क्योंकि वह यह साबित नहीं कर पाएगा कि पैसा कहां से आता है। इसलिए उनकी राय में फिलहाल आरएमबी को इसमें शामिल न करना ही सुरक्षित है। वैसे भी सिस्टम ने यह भी कहा था कि प्रत्येक स्तर पर एक मुद्रा अनलॉक होगी, इसलिए वह केवल इंतजार कर सकता था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी पूंजी बढ़ाना था। उसकी संपत्ति अभी भी बहुत कम थी, इसलिए ईमानदारी से स्तर बढ़ाना ही असली यात्रा थी। बस अब स्तर ऊपर उठाना थोड़ा धीमा है। क्या आप उसके जैसी एक सुंदर महिला से मिलेंगे? हर ब्यूटी अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेवल 2 के लिए आवश्यक 200 अनुभव अंक थोड़े अधिक थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था जब तक कि वह मूल्यांकन से पहले स्तर बढ़ाने का विकल्प न चुन ले, अन्यथा वह कोटा और कार्यों को ताज़ा करने के लिए अगले महीने तक ही इंतजार कर सकता था। अगला अपग्रेड कब होगा, यह अभी अज्ञात था। आज किन युगांग पहले ही घर लौट आया था। दोपहर में मामला स्थानांतरित होने के बाद उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। यह जानते हुए कि वह गुओ चेंग का पदभार ग्रहण करने वाला है, कई लोग उसे रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन आज उसने उन सभी को मना कर दिया। मन में शंकाएं थीं, वह तांग किंग से तुरंत बात करना चाहता था। भाई जल्दी से खा लो, चलो खाने के बाद साथ में अपना होमवर्क करते हैं, किन शिकी ने तांग क्विंग से आग्रह किया। शिकी धीरे करो, अब तुम बड़ी लड़की हो गई हो, इतनी अधीर मत बनो, अपनी छोटी बहन से सीखो, उसकी चाची ने असहाय भाव से कहा। उसने ये शब्द अनगिनत बार दोहराए थे, लेकिन किन शिकी हमेशा अपने तरीके से काम करती थी, उसे दिल पर नहीं लेती थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी हमेशा जल्दबाज और सहज स्वभाव की थी, हर काम जल्दी जल्दी करती थी। हालांकि मैं नहीं चाहती, अगर मैं शियू की तरह होती तो चिंता से मर जाती, इतनी धीमी। शियू तुम्हें मेरी तरह खाना चाहिए, यह ज्यादा संतोषजनक है, किन शिकी ने चावल से अपना पूरा मुंह ढकते हुए कहा। किनारे पर खड़ी किन शियू ने हल्की हंसी हंसी। वह अभी भी छोटे छोटे निवाले खा रही थी, धीरे धीरे खाना चबा रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। तांग किंग और उसकी चाची दोनों इस बारे में असहाय महसूस करते थे। दोनों बहनें पूरी तरह से दो चरम सीमाओं पर थीं, एक बात करना पसंद करती थी लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करती थी, दूसरी शांत थी और अभिनय करना पसंद करती थी। चाहे कोई भी कारण हो, उनकी मां को चैन नहीं मिलता था, विशेषकर छोटी बेटी। उसके व्यक्तित्व के कारण उसके लिए धोखा खाना आसान है। जब उसकी शादी होगी तो उसे अपने पति के परिवार की बदमाशी सहनी ही पड़ेगी और अपनी कमजोर त्वचा के कारण वह कुछ नहीं कहेगी। उसकी बड़ी बहन की तरह वे भी जिद्दी हैं और सुनते नहीं। एक शब्द में कहें तो चिंता। पूरे रात्रि भोजन के दौरान किन युगांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह विचारों में खोया हुआ प्रतीत हो रहा था, बीच बीच में तांग किंग की ओर देख रहा था। तांग किंग जानता था कि ऐसा समय जरूर आएगा। उसके चाचा जरूर उससे बात करना चाहेंगे, खासकर ली जियांगो द्वारा थाने में बयान दिए जाने के बाद। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही कई बातें उजागर होने वाली हैं। बिल्कुल, तांग क्विंग और किन युगांग के बीच के अजीब माहौल को केवल उनकी चाची ने ही देखा था। दोनों चचेरे भाई युवा थे और उनका ध्यान अलग अलग था। परिवार में सबसे बड़ा चचेरा भाई खुशमिजाज था। तांग किंग को यह माहौल बहुत पसंद आया और उसे उम्मीद थी कि यह आगे भी जारी रहेगा। हालांकि कॉलेज और काम शुरू होने के बाद सब अलग अलग जगहों पर होंगे और एक साथ इकट्ठा होने के मौके कम होते जाएंगे। तांग किंग यह सोचकर थोड़ा उदास हो गई। ऐसा कोई भोज नहीं है जो खत्म न हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अंततः उसका अपना परिवार भी उसे छोड़ देगा। उसके अपने चचेरे भाई बहनों की भी शादी होगी। विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद चाचा और उनके परिवार से हर दिन मिलना अब के विपरीत कठिन हो जाएगा। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए वह अपने परिवार के साथ बचे हुए आधे साल का आनंद लेने का फैसला करता है। किसी चीज को खोने के बाद ही आपको उसकी अहमियत का एहसास होता है और किसी चीज के खत्म होने के बाद ही आप उसका आनंद ले पाते हैं। शायद यही हर किसी के लिए एक जरूरी जिंदगी का सबक है। शिकी, बाद में तुम अपना होमवर्क खुद कर लेना, मुझे तांग से बात करनी है, किन युगांग बोला। रात के खाने के बाद किन युगांग तांग किंग को पड़ोस के बाहर टहलने के लिए ले गया। अभी भी दिन का उजाला था, दोनों सड़क के किनारे चल रहे थे, दोनों में से कोई भी सन्नाटा नहीं तोड़ रहा था। तांग, मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि वे लोग अपराधी थे, किन युगांग ने सबसे पहले पूछा। एक दोस्त ने अनौपचारिक बातचीत में केस का विवरण साझा किया था, मुझे याद आ गया। फिर संयोग से मेरी नजर जेड पेंडेंट पर पड़ी, मुझे लगा कि उस समय मैं अंकल की थोड़ी मदद कर सकती हूँ, तांग किंग ने जल्दी से जवाब दिया। दोस्त? कौन सा दोस्त? किन युगांग ने पूछा। क्या तुम्हें याद है कि पिछली बार मुझे कौन सा फोन और कपड़े मिले थे? कुछ दिन पहले वह मेरे पास से गुजरे थे और उन्होंने मुझे खाना खिलाया था। उन्होंने सामान्य बातचीत में इसका जिक्र किया था। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आपका उससे कोई संपर्क नहीं है?
उनका पद अपेक्षाकृत ऊंचा है, इसलिए वे कम महत्वपूर्ण रहना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि चाचा जी इसे समझेंगे। ली जियांगो के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? किन युगान ने बात बदल दी। तांग क्विंग इन दिनों उस रेस्टोरेंट में अक्सर आ रहा है, जो उसे अजीब लग रहा था। तांग क्विंग का ली जियांगो के रेस्टोरेंट से क्या लेना देना था? मेरे पास रेस्टोरेंट में शेयर हैं। तांग किंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। आखिरकार उसे यह बताना ही होगा, क्योंकि उसके पास लगातार पैसा बढ़ता जा रहा है, इसलिए अपने रिश्तेदारों को यह बात बतानी ही होगी, कभी न कभी। यह सुनकर किन युगान ने चलना बंद कर दिया। उसने गंभीरता से तांग किंग को देखा। तुम्हें वह पैसा कहां से मिला? वह इस बात से भयभीत था कि तांग किंग आपराधिक रास्ते पर चल पड़ा है। एक दोस्त ने मुझे यह पैसा उधार दिया था। उसका परिवार बहुत अमीर है और वह मदद करना चाहता था। उसे ब्याज की जरूरत नहीं है और मैं उसे कभी भी पैसे वापस कर सकता हूं। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि मैं बिना तुमसे पैसे लिए खुद निवेश करना चाहता था, तांग किंग ने समझाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कौन है? किन युगान ने पूछा। वह वास्तव में चिंतित था। माफ करना अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे इसे राज रखने को कहा था, लेकिन निश्चिंत रहो, यह पैसा पूरी तरह से कानूनी है। आखिरकार मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका कोई फायदा उठाना चाहे। यह पूरी तरह से कृतज्ञता के कारण है। तांग किंग ने मना कर दिया। क्या तुम सचमुच चिंता नहीं कर सकते? किन युगांग ने आह भरी। एक दोस्त जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था, भले ही वे अमीर थे, वह जानता था कि दुनिया धोखे से भरी है। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि यह व्यक्ति तांग किंग का अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग करेगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। चाचा, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तो बस एक छात्र हूँ, मैंने भी उसकी काफी मदद की है। इतनी बड़ी रकम तो कहने लायक भी नहीं है, और वैसे भी मैं इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनता, तांग किंग ने आश्वासन दिया। ठीक है, भविष्य में अगर कुछ हुआ तो तुम अंकल को बता देना। भले ही अंकल मदद न कर पाए, पर कुछ काम आ सकता है। अगले हफ्ते मेरा तबादला वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर के तौर पर हो जाएगा, किन युगांग ने कहा। चूंकि तांग किंग आगे कुछ भी नहीं बताने वाला था, इसलिए उसने आगे कुछ न पूछने का फैसला किया। वर्तमान स्थिति का आकलन। वह अब तांग किंग को बच्चा नहीं मानता था। बधाई हो अंकल, जब आप वहां हो तो रेस्टोरेंट के काम का ध्यान रखना याद रखना, तांग क्विंग ने मजाक में कहा। हालांकि उसे पहले से ही इसका अंदाजा था, लेकिन वह अपने अंकल की पदोन्नति पर खुश हुए बिना नहीं रह सका। रेस्तरां कैसा चल रहा है? आप हर महीने कितना पैसा कमा लेते हैं? किन युगांग ने फिर पूछा। मैंने 3 लाख का निवेश किया है। इस महीने का लाभांश लगभग 50 या 60 हजार होना चाहिए, तांग किंग ने कहा। इतना तो क्या तुम अपना पैसा जल्दी वापस नहीं कर लोगे? किन युगांग हैरान था। उसने रेस्तरां के मुनाफे की इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। ज्यादा नहीं है, इतनी रकम तो वाकई नगण्य है, तांग किंग ने जवाब दिया। उसे सचमुच ऐसा ही लग रहा था। हजारों भी उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। उसे लगता है कि वो धीरे धीरे पैसा कमा रहा है। अरे छोटे बदमाश, ये ज्यादा नहीं है। ज्यादा लालची मत बनो, इससे तो तुम्हारे चाचा के 2 साल के घर का खर्चा चल जाएगा। किन युगांग ने तांग किंग के सिर पर थपथपाया। मेरे पास चाहे जितना भी पैसा हो, मैं अभी भी आपका भतीजा हूं। अगर चाचा को कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखना, शिक्षा सर्वोपरि है। कहावत याद रखना, ज्ञान प्राप्ति की तुलना में सभी सांसारिक मामले तुच्छ हैं, किन युगांग ने गंभीरता से सलाह दी। चाचा, आप अभी भी इन पुराने विचारों को क्यों पकड़े हुए हैं? यह एक पुराना विचार कैसे हो सकता है? तथाकथित नई बोतल में पुरानी शराब, इस कहावत की व्याख्या करने के कई तरीके हैं। मेरी राय में इस वाक्यांश का अर्थ यह नहीं है कि आपको परीक्षाउन्मुख होना चाहिए या आपको शैक्षणिक योग्यता हासिल करनी चाहिए। यहाँ पढ़ने से तात्पर्य उन लोगों से अंतर्दृष्टि, अनुभव और सबक प्राप्त करना है जो पहले आए थे। चाहे कुछ भी हो, केवल सीखकर और सुधार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एक और व्याख्या यह है कि प्राचीन काल से ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे समाज की सत्ता लगभग हमेशा बुद्धिजीवियों के हाथ में रही है। यहाँ तक कि एक आम आदमी के सम्राट बनने के बाद भी उसके वंशज अपनी शक्ति को मजबूत करने की निरंतर शिक्षा लेते रहे। याद करना, यह समाज की शक्ति है। चाहे वह राजनीतिक हो, सैन्य हो या आर्थिक, यह केवल इसी समूह के लोगों के हाथ में रहेगा। मिटने से बचने के लिए या केवल एक पेंच बनकर रह जाने से बचने के लिए तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें सुधार करना होगा, किन युगांग ने चलते हुए यह कहा। यद्यपि वह कठोर था, वह मूर्ख नहीं था। उन्हें कई बातों का एहसास था, लेकिन उन्होंने उन्हें जाहिर नहीं किया। यह पहली बार है जब उन्होंने ये अंतर्दृष्टि किसी के साथ साझा की है। उनके विचार से एक बार जब कोई व्यक्ति पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तो इस तरह का दृष्टिकोण आम हो जाता है, और कोई खास नहीं। मैं समझता हूँ, चाहे मैं बहुत पैसा कमा लूं, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। भविष्य में मैं जरूर किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लूंगा, तांग किंग ने पूरे विश्वास के साथ कहा।
दो जन्म जी चुका होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसके चाचा का क्या मतलब था। वह इस वाक्यांश की किन युगांग की व्याख्या से भी सहमत थे। उनके सामने उन लोगों के क्रूर अनुभव प्रदर्शित किए गए। यह लोगों को कई गलतियों से बचा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इन चीजों के बारे में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, या वे सोचते हैं कि आधुनिक ज्ञान विस्फोट के युग में उनका मन बेचैन महत्वाकांक्षी है और अध्ययन और सीखने के लिए शांत रहना उनके लिए कठिन है। अंततः गलतियां करने और अनुभव प्राप्त करने के बाद वे सीखते हैं और फिर ये अनुभव अपने वंशजों को सौंपते हैं। लेकिन उनके वंशज इसे पुराना मानकर अनदेखा कर देते हैं और फिर यह एक अंधीन चक्र बन जाता है। ठीक है, देर हो रही है, वापस जाओ और अपना होमवर्क करो। किन युगांग जानता था कि तांग क्विन उसकी बातों को दिल से ले रही है। उसे डर था कि जैसे ही उसके भतीजे के पास थोड़े पैसे आएंगे, वह पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचेगा और पढ़ाई में ढिलाई बरतने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो वह अपनी बहन के सामने अपनी गलती नहीं मान पाएगा। अपने इस भतीजे से उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। सच बोलने के इस दौर के बाद तांग किंग के मन में एक नाटकीय परिवर्तन हो रहा था। अध्याय 34 अध्याय 32 मुझे भी पागल होने दो, कृपया अनुशंसा करें। एक अगले दिन और तब तांग किंग रेस्तरां में पहुंचे, झांग डोंगकिंग और उसके दोस्त के साथ ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए। झेंग शिउ इस बार नहीं आया। इसके बारे में सोचने पर यह बात समझ में आती है। झेंग शिउ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे वास्तव में ऐसे मामलों में ज्यादा शामिल नहीं होना चाहिए। पहले वह झांग डोंगकिंग के लेन देन पर नजर रखने और दूसरे पक्ष को डराने धमकाने के लिए वहां मौजूद था, लेकिन अब सब परिचित हैं और उन्हें शोषण का डर नहीं है। इसके अलावा उनके साथ बाहरी लोग भी मौजूद हैं जो अगर बात फैल गई तो मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। कपड़ों के कारखाने के मालिक का नाम लू जियानहुई है। वह 1 दशक से अधिक समय से कपड़ों के व्यापार में हैं। उनकी फैक्ट्री छोटी नहीं है, जिसमें 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं और काफी अचल संपत्तियां हैं। हालांकि बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को वित्त पोषण में काफी लचीलेपन की जरूरत होती है। इसलिए उन्हें निजी ऋण का सहारा लेना पड़ा। पहले वह आमतौर पर दूसरों से ऊंची ब्याज दर पर उधार लेता था। अल्पकालिक मासिक ब्याज दर 2.5 अंक तक भी पहुंच सकती थी। यह अपरिहार्य था क्योंकि यह केवल 1 महीने के लिए था, इसलिए उसने कई महीनों तक इसका उपयोग नहीं किया। ग्राहक पिछले 6 महीनों से स्थिर हैं। आप जल्दी से पैसे वापस कर दीजिए। दूसरे पक्ष को पुनः उधार देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढना होगा। इन सभी में समय, श्रम शक्ति, जोखिम आदि जैसी लागतें शामिल होती हैं। वे उच्च ब्याज दर क्यों नहीं वसूल सकते? उसने सुना कि झांग डोंगकिंग को हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर मिला है और सोचा कि क्या उसके पास 1 महीने के लिए उधार देने के लिए कुछ और पैसे होंगे। उनकी जान पहचान को देखते हुए उसे भरोसा था कि झांग डोंगकिंग उससे ज्यादा ब्याज नहीं लेगा। लू जियानहुई को यह उम्मीद नहीं थी कि झांग डोंगकिंग के पास भी नकदी खत्म हो गई है। हाल ही में झांग डोंगकिंग ने कुछ समय पहले तांग किंग से पैसे उधार लेने की बात कही थी। लू जियानहुई भी आश्चर्यचकित था। इतनी कम रुचि थी इसमें, और कुछ नहीं में क्या फर्क है? इसलिए उन्होंने झांग डोंगकिंग से परिचय कराने में मदद मांगी। चूंकि झांग डोंगकिंग गारंटर थे, इसलिए अनुबंध एक त्रिपक्षीय समझौता बन गया। इसकी विषय वस्तु में कुछ बदलाव हुए, लेकिन शर्तें स्पष्ट और निर्विवाद रहीं और अनुबंध की अवधि 1 महीने की थी। अगले महीने की दूसरी तारीख को पुनर्भुगतान की तारीख तय की गई। जब तक वह यह पुष्टि नहीं कर लेता कि वह पहले दिन से पहले अपग्रेड कर सकता है, वह संभवतः पहले दिन से पहले हस्ताक्षर नहीं करेगा और अपने जोखिम को और बढ़ा लेगा। स्वाभाविक रूप से उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद विभिन्न चैट और जानकारी की जांच शुरू कर दी। बैंक ऋण के लिए गारंटी अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। कई उद्यम संयुक्त रूप से गारंटी देते हैं। यदि कोई चुका नहीं सकता तो कई अन्य चुका देंगे। आमतौर पर एक ही उद्योग एक दूसरे को गारंटी देता है। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों का भी यही दुख है। संपत्ति गिरवी रखने के बावजूद उन्हें जीवित रहने के लिए गठबंधन बनाना पड़ता है। जब उद्योग फल फूल रहा हो तो यह स्वीकार्य है। हालांकि जब उद्योग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा हो, इससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है और एक साथ बड़ी संख्या में उद्यम नष्ट हो सकते हैं। जोखिम बहुत अधिक है। भोजन के बाद तांग किंग ने झांग डोंगकिंग को रुकने के लिए कहा और कहा कि उसे कुछ बात करनी है। लू जियानहुई ने चतुराई से बिल चुकाया और चला गया। चाचा झांग, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जानते हैं जिसे अमेरिकी डॉलर बदलने की जरूरत हो? तांग किंग ने पूछा। यह निर्णय उन्होंने कल रात भर विचार करने के बाद लिया। वह अपनी विकास दर से बेहद असंतुष्ट था। इस ऋण के बाद उसकी संपत्ति में अल्पावधि में कोई खास वृद्धि होने की संभावना नहीं थी। शुरुआती बिंदु पर लौटने का एहसास असहनीय था।
अपने खाते में 10,000 शेष राशि को देखते हुए तांग किंग के मन में केवल 2 शब्द ही आए, निराश। इसलिए वह जुआ खेलने की तैयारी कर रहा था। कल दोपहर उसने यह तरकीब न अपनाने की सोची थी, क्योंकि उसे डर था कि इससे मुसीबत आ जाएगी। लेकिन अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। और तो और उसने कभी बैंक से लेन देन करने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि निजी लोगों से लेन देन करने के बारे में सोचा था। यद्यपि इसमें जोखिम है, लेकिन किसमें जोखिम नहीं है। यहां तक कि पानी पीने से भी आपकी मौत हो सकती है, और बाहर जाने पर कुत्ते के काटने का खतरा भी हो सकता है। सिस्टम ने यह नहीं बताया कि अगली खुली मुद्रा क्या होगी। अगर वह कोरियाई वोन, येन, वियतनामी डोंग या कोई और नियंत्रित मुद्रा खोल देता तो वह वास्तव में काम नहीं कर पाता। झांग डोंगकिंग ने सोचा, अगर आपके पास अमेरिकी डॉलर हैं तो आप उन्हें बैंक में क्यों नहीं बदलवा लेते। ऐसा ही होता है, मेरे एक दोस्त के पास काफी अमेरिकी डॉलर नकद हैं। वह मेरे जरिए उन्हें बदलवाना चाहता है। मैं भी कीमत के अंतर से कुछ मुनाफा कमा सकता हूं। बैंक बहुत बारीकी से जांच करता है और जो दर देता है वह फायदेमंद नहीं होती। एक्सचेंज कोटे की भी सीमाएं होती हैं, इसलिए मुझे एक्सचेंज करने का कोई जरिया ढूंढना होगा, तांग क्विन ने धीरे से समझाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, यह तो बस एक प्रयास था। उन्हें यकीन नहीं था कि झांग डोंगकिंग मदद कर पाएंगे। वह तो बस इस व्यवसाय को शुरू करने की तैयारी कर रहा था। अगर झांग डोंगकिंग के पास कोई समाधान नहीं था तो उसे कोई और रास्ता सोचना होगा। यह नकद ही क्यों होना चाहिए और सिर्फ अमेरिकी डॉलर का खाता खोलकर सीधे अमेरिकी डॉलर क्यों नहीं ट्रांसफर करना चाहिए। इसका कारण यह है कि वह मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। नकद लेन देन तो ठीक है, लेकिन सीमा पार लेन देन से मनी लॉन्ड्रिंग की जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। देश के भीतर विदेशी मुद्रा हस्तांतरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस स्तर पर वह उनमें हेरफेर करने में असमर्थ है। यद्यपि इस प्रणाली से संबंधित प्रत्येक लेनदेन को कानूनी रूप से किया जा सकता है या प्रणाली द्वारा ही उसके निशान मिटाए जा सकते हैं, लेकिन घरेलू क्षेत्र में इस प्रकार की वैधता घने अंधेरे में जुगनू की तरह स्पष्ट दिखाई देती है। यदि वह अपने घरेलू खातों में बड़े पैमाने पर डॉलर का लेनदेन करने की हिम्मत करता है, वह निश्चित रूप से गहरे संकट में पड़ जाएगा। बैंक वाकई सख्त हैं। अगर आप डॉलर खरीदना चाहते हैं तो मैंने सुना है कि आपको पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और स्टाम्प लेना होगा। प्रक्रियाएं जटिल हैं और हर व्यक्ति के लिए एक कोटा सीमा है। अगर आपका कारण ठोस नहीं है तो वे आपको एक्सचेंज नहीं करने देंगे। हालांकि इसी वजह से कई ब्लैक मार्केट फॉरेक्स ट्रेडर उभर आए हैं। आप जितनी भी राशि एक्सचेंज करना चाहें वे उसे स्वीकार कर लेंगे, झांग डोंगकिंग ने तांग किंग को हैरानी से देखते हुए कहा। मैं इससे परिचित नहीं हूं, मुझे ठगे जाने का डर है, तांग किंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। बेशक वह विदेशी मुद्रा व्यापार व्यवसाय में लगे इन लोगों से परिचित थे। यह केवल अधिकारी ही नहीं हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में आम लोगों को भी डॉलर की तत्काल आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जो लोग विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं या अन्य विभिन्न कारणों से उन्हें बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विदेशी मुद्रा की वार्षिक सीमा सीमित होती है। तांग किंग को बाद में याद आया कि यह सीमा $50,000 प्रति वर्ष थी। उन्हें नहीं पता कि यह नीति कब लागू की गई। सामान्यतः कहें तो अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी के लिए यह पर्याप्त से अधिक होगा, लेकिन समस्या यह है कि ऐसे कई धनी लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत कोटा का उपयोग नहीं करना चाहते हैं या वे उसे पहले ही समाप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वे विदेशों में अंधाधुंध खरीदारी करना चाहते हैं। अन्य लोग अपनी विचित्र आदतों के कारण विदेशों में जुआ खेलने, अमेरिकी शेयरों या हांगकांग के शेयरों में निवेश करने और यहां तक कि रिश्वत के लिए डॉलर इकट्ठा करने या जमा करने के लिए भूमिगत बैंकों के माध्यम से धन शोधन और परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करते हैं। यह तो अनगिनत है। इस भारी मांग घरेलू बैंक इसे कतई पूरा नहीं कर सकते। तांग किंग ने भी सोचा था कि अगर घरेलू बैंक 10% मांग पूरी कर सकें तो अच्छा होगा। बाकी 90% मांग तो ये डीलर आम जनता तक पहुंचाते होंगे। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहां लेनदेन का दायरा काफी बड़ा है। यह सचमुच चौंका देने वाली बात है। मूलतः घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति मांग से कम है और मांग हमेशा से बहुत मजबूत रही है। चाहे कितनी भी पूंजी क्यों न हो, उसे अवशोषित किया जा सकता है। मुख्य प्रश्न यह है कि ये डीलर इन सारी धनराशियों का क्या कर रहे हैं। पब फ्यूचर विज्ञापन आंशिक रूप से यह उन लोगों के लिए है जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या खूब घूमना फिरना और खरीदारी करना चाहते हैं, जहां राष्ट्रीय नियम बहुत सख्त नहीं हैं। हालांकि इसका एक बड़ा हिस्सा धन शोधन, माल की तस्करी और निजी संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनके साथ सहयोग करना अत्यंत जोखिम भरा है। वह दोनों के बीच अंतर नहीं बता सकता और यदि वह सावधान नहीं रहा तो वह स्वयं इसमें फंस सकता है।
हाँ, यह उद्योग मिश्रित और काफी अव्यवस्थित है। अगर आपका लेन देन छोटा है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर यह कोई बड़ा सौदा है तो यह अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकता है और अंततः बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। झांग डोंगकिंग ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे दोस्त का कनेक्शन बहुत अच्छा है, उसके पास बहुत सारे डॉलर हैं, लेकिन केवल नकद में, कोई ट्रांसफर नहीं, तांग किंग ने कहा। ठीक है, मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूं जो बड़ी मात्रा में नकद डॉलर में लेन देन करना पसंद करता है। मुझे यकीन नहीं है कि उसे अब भी इसकी जरूरत है या नहीं, लेकिन अगर आप बेहतर कीमत देने को तैयार हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, झांग डोंगकिंग ने कहा। जहां तक तांग किंग के दोस्त की बात है, वह झांग डोंगकिंग इतना भोला नहीं था कि पूछ ले, लेकिन इतने सारे डॉलर के लेन देन का मतलब शायद यही है कि दोस्त ने बैंक से विदेशी मुद्रा ली है या फिर वह भी विदेशी मुद्रा डीलरों में से एक है। हालांकि किसी भी तरह से इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वह दोस्तों का आकलन सिर्फ इस आधार पर करता है कि वे भरोसेमंद हैं या नहीं और क्या वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, इस आधार पर नहीं कि वे कानून का पालन करते हैं या नहीं। अगर वे उसके जैसे लोग हैं और उनके पास कोई वाजिब कारण है तो भी वह अच्छी दोस्ती के लिए टोस्ट करेगा। धन्यवाद अंकल झांग, तांग किंग ने कृतज्ञता से कहा। यह एक छोटी सी बात है, अगली बार तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी उससे पूछ लूंगा कि उसे इसकी जरूरत है या नहीं, झांग डोंगकिंग ने अपना फोन निकालने से पहले कहा। यह देखकर कि तांग किंग काफी चिंतित था। झांग डोंगकिंग नहीं चाहता था कि तांग किंग तनाव में इंतजार करे। अगर तांग किंग सिर्फ एक और दोस्त होता तो वह शांत हो सकता था और थोड़ा रुककर दिखा सकता था कि स्थिति कितनी मुश्किल थी, और अंत में सामने वाला पक्ष उसके प्रयास के लिए उसका शुक्रगुजार भी हो सकता था, मानो उसने बहुत सारी मुसीबतें झेली हों। हालांकि चूंकि तांग किंग एक ऐसा दोस्त था जिसे वह पहचानता था, इन दिमागी खेलों को खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। एक सच्चे मित्र को सच्चा मित्र होने का विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिए। झांग डोंगकिंग ने अपने दोस्त से बात की। भाई लियू, आप किस काम में व्यस्त हैं? झांग डोंगकिंग ने अभिवादन किया। अभी तो दिन का मध्यकाल है, मैं खाना खा रहा हूं। क्या बात है? तुमने बहुत दिनों से मुझसे संपर्क नहीं किया है। खैर, मैं हाल ही में व्यस्त रहा हूं। मुझे पता है तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है। जब तुम्हारे पास पैसे कम थे तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह तो बहुत ही अवैयक्तिक बात है। क्या हम अब भी दोस्त हैं? तुम मेरे परम हथियार हो, मैं आसानी से तुम्हारा उपयोग कैसे कर सकता हूं? हाँ हाँ, चतुर लड़के डोंगकिंग। तो आज तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? भाई लियू, क्या तुम्हें अब भी डॉलर की जरूरत है? मेरा एक दोस्त है जिसके पास ढेर सारा डॉलर नकद है। मैं पूछता हूं डोंगकिंग, तुमने ऐसा काम कब से शुरू कर दिया? दूसरी तरफ से आवाज गंभीर हो गई। झांग डोंगकिंग ने तुरंत कहा, वह वास्तव में एक अच्छा दोस्त है, मैं सिर्फ उसकी ओर से पूछताछ कर रहा हूं। ठीक है, उससे पूछो कि उसके पास कितना है। अगर थोड़ी रकम हुई तो मुझे नहीं चाहिए। एक मिनट रुको, मैं अभी पूछता हूं, झांग डोंगकिंग ने रिसीवर को ढकते हुए कहा। आपके पास कितना है? अध्याय 33, जितना आप चाहें, सिफारिशें मांग रहे हैं। एक। यह सुनकर तांग किंग एक पल के लिए हिचकिचाया। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, मेरे पास उतना है जितना तुम्हें चाहिए। अगर हम खेलना चाहते हैं तो बड़ा खेलें। क्या? झांग डोंगकिंग चौंक कर उठ खड़ा हुआ। बिना किसी मजबूत समर्थन के कौन यह घोषणा कर सकता है कि उनके पास जितना आपको चाहिए उतना है? हालांकि उसे हैरानी हुई कि दूसरा पक्ष तांग किंग को बिचौलिए के तौर पर क्यों चुनेगा। आखिर एक हाई स्कूल के छात्र को इसमें शामिल करना अनुचित लग रहा था, लेकिन यह विचार उसके मन में बस एक पल के लिए ही कौंधा। आमतौर पर बोलना, वहां जितने अधिक लोग होंगे आपको उतने ही अधिक अजीब लोग मिलेंगे। सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। यदि आप किसी चीज को समझ नहीं पाते तो इसका कारण केवल यह है कि आप अज्ञानी हैं। बस ऐसे ही कह दीजिए अंकल झांग, तांग किंग ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि यह एक बड़ी शेखी बघारने वाली बात लग रही थी, पर अच्छा लगा। उसके शब्दों ने झांग डोंगकिंग को विचारों से बाहर निकाला। तांग किंग का गंभीर व्यवहार देखकर वह हकलाते हुए बोला, ओह, ठीक है। झांग डोंगकिंग ने गहरी सांस ली। उन्होंने माइक्रोफोन से अपना हाथ हटा लिया। भाई लियू, हमारे पास उतना है जितना आपको चाहिए। डोंगकिंग, यह कोई मजाकिया मजाक नहीं है। दूसरी तरफ लियू कियान आश्चर्यचकित था और उसने संदेह भरे लहजे में जवाब दिया, मेरा यह दोस्त बिल्कुल विश्वसनीय है और बकवास नहीं करता। झांग डोंगकिंग ने उसे आश्वस्त किया। फोन के दूसरी तरफ एक विराम है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड बाद लियू कियान की आवाज आई, ठीक है, मैं इस समय प्रोविंस सिटी में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं। उसे बता देना कि मैं सप्ताहांत तक वापस आ जाऊंगी। हम रविवार सुबह मेरे घर पर मिल सकते हैं।
मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। ठीक है, आप काम पर वापस जा सकते हैं, अलविदा। झांग डोंगकिंग ने फोन रख दिया। वह मुस्कुराते हुए तांग किंग की ओर मुड़ा। वह इस समय प्रोविंस सिटी में है। हम रविवार सुबह उससे आमने सामने बात करने के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल झांग। आपने सचमुच मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तांग किंग ने कृतज्ञता व्यक्त की। यह वाकई एक बड़ा अवसर था। घोड़ा रात में घास खाकर मोटा हो जाता है और इंसान अचानक धन पाकर अमीर बन जाता है। तो फिर क्यों न पूरी ताकत लगा दी जाए। हाँ हाँ, ये तो मामूली बात है। ये बात बनेगी या नहीं, ये तो आपकी बातचीत पर निर्भर करता है। झांग डोंगकिंग हंसा। अगर मुझे कोई महत्वपूर्ण काम मिला तो अंकल झांग को निश्चित रूप से नहीं छोड़ा जाएगा, तांग किंग ने वादा किया। हम दोस्त हैं, चलो पैसों की बात ही छोड़ देते हैं। बस बाद में मुझे कुछ खाने पर बुला लेना। पैसों की बात करना अश्लीलता है, झांग डोंगकिंग ने सुझाव को ठुकरा दिया। एक तो उसे कमीशन की राशि की परवाह नहीं थी। दूसरा, उसके लिए बेहतर है कि वह उस तरह के पैसे को हाथ न लगाए। किसी भी परेशानी से बचने के लिए वह संबंध बनाने को तैयार था, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था और न ही इससे कोई फायदा उठाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसे डर था कि तांग किंग उसे नुकसान पहुंचाएगी। वह तांग किंग का समर्थन करने वाले व्यक्ति से सावधान था। कुछ खाना कोई बड़ी बात नहीं है, तांग किंग ने हंसते हुए कहा। उसे पता था कि झांग डोंगकिंग मना कर देगी, लेकिन जैसा कि कहावत है, सोच ही मायने रखती है। इससे हर किसी को एक आउटलेट मिलता है। और फिर चापलूसी भरे शब्दों से अपना चेहरा बचाओ। क्या आपके पास सचमुच बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर हैं? झांग डोंगकिंग अंततः खुद को रोक नहीं सका और पूछा। सटीक तौर पर कहूं तो मेरे दोस्त के पास ही अमेरिकी डॉलर हैं। बेशक इसकी भी एक सीमा होती है, तांग किंग ने ढिंढोरा पीटना जारी रखा। थोड़ी बहुत शेखी बघारना ठीक है, बशर्ते इससे कोई मुसीबत न आए। तो ठीक है, मैं आपको अपने दोस्त लियू कियान से मिलवाता हूं। वह बहुत अमीर है। मेरे पास कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन उसकी कुल संपत्ति कम से कम 1 अरब से ज्यादा है, या उससे भी ज्यादा। वह रियल एस्टेट के कारोबार में है। उनकी कंपनी के पास प्रांत के हर शहर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं, यहां तक कि यहां के मोहल्ले का विकास भी उनकी कंपनी ने ही किया है। हालांकि वह किंगयान शहर के सबसे अमीर आदमी नहीं हैं, लेकिन वह शीर्ष 3 में जरूर शामिल हैं। मैंने एक बार उसकी जान बचाई थी। वह मुझ पर एक बड़ा एहसान करता है और हमेशा से उसे चुकाना चाहता है। लेकिन जैसा कि कहावत है, छोटे मोटे कामों में तेज औजार बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप किसी अरबपति से कुछ लाख रुपए उधार लें और उस एहसान का पूरा हिसाब लगा लें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, यह बहुत सस्ता है, इसलिए मैंने शुरू में उनसे पैसे उधार नहीं लिए। अंकल झांग भी एक व्यापारी हैं। अप्रत्याशित घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। जब तक जिंदगी मरण का सवाल न हो, मैं इस एहसान को भुनाने वाला नहीं हूं, झांग डोंगकिंग ने धैर्यपूर्वक समझाया। आमतौर पर वह यह बात तांग किंग के साथ साझा नहीं करता, लेकिन किसी कारण से एक बार जब उसने बोलना शुरू किया तो वह खुद को रोक नहीं सका। शुक्रिया अंकल झांग। जब मैं पैसा कमाऊंगा तो आपको नहीं भूलूंगा, तांग किंग ने ईमानदारी से कहा। झांग डोंगकिंग का ऐसी बात साझा करना दर्शाता है कि वह तांग किंग को अपना मानता था। इसमें विनम्र होने की क्या बात है? मुझे अब जाना चाहिए और तुम्हें भी कक्षा में जाना चाहिए। झांग डोंगकिंग ने अपनी घड़ी देखी और पाया कि बहुत देर हो चुकी थी। तो फिर रविवार को मिलते हैं, तांग किंग ने खड़े होते हुए कहा। कॉल के दूसरे छोर पर लियू कियान चुप हो गया। झांग और उनका व्यवसाय एक जैसा नहीं था, न ही जिंदगी में उनकी ज्यादा बातचीत होती थी। लियू ने यूं ही डॉलर इकट्ठा करने में अपनी रुचि बता दी थी, इसलिए झांग को नहीं पता था कि लियू एक एक्सचेंज डीलर भी है। घरेलू स्तर पर अमेरिकी डॉलर की नकदी की हमेशा से ही अत्यधिक मांग रही है और आपूर्ति मांग से कम रहती है। हालांकि हर लेनदेन से ज्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन जब लेनदेन की मात्रा ज्यादा होती है तो यह बढ़ जाता है। इसके अलावा लेनदेन की दर भी तेज होती है। तो जहां तक अमेरिकी डॉलर का सवाल है, वह जितना संभव हो सके उतना चाहता है, क्योंकि इस व्यवसाय में आप सिर्फ विनिमय दर के अंतर से ही कमाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई जगहें हैं जहां यह ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन तांग किंग के शब्दों ने उसे काफी झटका दिया। जितने आपको चाहिए। यह तो बहुत दुस्साहस था। पब फ्यूचर विज्ञापन। उनकी पहली सहज भावना ने उन्हें बताया कि यह एक जाल था। आखिरकार घरेलू बाजार में उनके साथियों के अलावा कोई और ऐसा दावा नहीं कर सकता था। एक और संभावना यह भी हो सकती है कि किसी बैंक में गहरे संपर्क वाला कोई व्यक्ति यह काम कर सकता है, लेकिन वह इतना ढीठ नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का नेटवर्क भी अच्छा होगा और ऐसे लेनदेन के लिए उसके पास चैनलों की कमी नहीं होगी। क्या यह इस क्षेत्र में कोई नया व्यक्ति हो सकता है?
आधे घंटे बाद लियू कियान ने फिर से झांग डोंगकिंग का नंबर डायल किया। डोंगकिंग, मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हो रहा है। आप इस बात पर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। वह मेरा बहुत करीबी दोस्त है। मुझे उसकी संपत्ति के बारे में ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से सिर्फ बातें करने वाला व्यक्ति नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसके धन के स्रोत में कोई समस्या है। शुरुआत में मैंने उसे ब्लैक मार्केट जाकर लेन देन का सौदा करने का सुझाव दिया था, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसे उन लोगों पर भरोसा नहीं है। उसे डर है कि कहीं वह मुसीबत में न पड़ जाए। चूंकि मुझे लगता है कि भाई लियू एक जायज कारोबार चलाते हैं, इसलिए मैंने उनका आपसे परिचय कराया, झांग डोंगकिंग ने बताया। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? जहां तक मुझे पता है, कोई खास बात नहीं। ऐसा लगता है कि उसे हाल ही में एक बहुत ही ताकतवर और अमीर पार्टनर मिला है। उसे अपने पार्टनर से बेहद कम ब्याज पर पैसे मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि उसके पार्टनर के बैंक के अंदर भी कनेक्शन होंगे, झांग डोंगकिंग ने अपने अनुमान साझा किए। यह बहुत संभव है। उसका नाम क्या है? लियू कियान ने पूछा। इस बार उसे यकीन था कि दूसरे पक्ष के बैंक में संपर्क जरूर हैं, वरना ऐसी गतिविधियां करना नामुमकिन होता। उसके साथी तो जरूर ऊंची ब्याज दर वसूलते। उन्हें इतना कम मुनाफा कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसका नाम तांग किंग है। उसके चाचा किन युगांग जल्द ही वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन के कप्तान बनने वाले हैं। मेरा यह युवा दोस्त मेरा अच्छा दोस्त है। जैसे ही यह मौका आया, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। इसलिए जब समय आएगा तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कुछ रियायती दर दे सकोगे, झांग डोंगकिंग ने हंसते हुए बताया। EWEBNOVA.com। बिल्कुल कोई बात नहीं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे दोस्त को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। चलो रविवार को इस बारे में आगे बात करते हैं। तांग क्विन के एक पुलिस अधिकारी से संबंध के बारे में सुनकर लियू कियान चौंक गया, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। इस तरह का गुप्त प्रलोभन संभव नहीं हो सकता। इससे उन्हें अपनी प्रारंभिक धारणा के बारे में और अधिक आश्वस्ति मिली कि दूसरा पक्ष किसी बैंक से जुड़ा हुआ है। ठीक है। फोन रखने के बाद लियू कियान अंततः शांत हो गया। कम से कम अभी के लिए वह यह तो कह सकता था कि यह कोई साजिश नहीं थी। कोई भी साजिश रचने वाला ऐसे अनोखे इंसान का इस्तेमाल नहीं करेगा। पूरी स्थिति में कई स्पष्ट खामियां थीं। उसे फंसाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा कि ऐसे इंसान का इस्तेमाल करे। बिल्कुल, वह अभी भी पूरी तरह से अपनी सतर्कता नहीं छोड़ सकता था। इस तरह के व्यवसाय में कोई भी चीज को हल्के में नहीं ले सकता। इसके अतिरिक्त अगर कोई उसे फंसाने की कोशिश भी करे तो भी वह आसानी से नहीं चलता। सार्वजनिक रूप से वह भले ही एक रियल एस्टेट कारोबारी हो, लेकिन पर्दे के पीछे उसके संबंध बेहद जटिल और पेचीदा थे। कोई भी उससे पंगा नहीं ले सकता था। अध्याय 36 अध्याय 34 सबसे पहले 5 लाख अमेरिकी डॉलर सिफारिशें मांगी जा रही हैं। 7 नवंबर रविवार। तांग किंग पिछले कुछ दिनों से बेचैनी महसूस कर रहा था। सबसे पहले तो वह घबरा गया। वह जो काम करने जा रहा था वह जोखिम भरा था। अगर हालात बिगड़ गए तो उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। दूसरी बात, वह थोड़ा उत्साहित था। अगर वह कामयाब हो गया तो उसे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था। आए दिन जब भी तांग किंग को अपने कामों की वैधता की चिंता होती तो वह सिस्टम की जानकारी में अपने निजी खाते में 10,000 की राशि देख लेता। यह मामूली राशि उसके संकल्प को और मजबूत कर देती। धत तेरी की, वह बहुत गरीब था। यदि वह इसी तरह चलता रहा तो उसका जीवन बहुत दुखद हो जाएगा। उसके हाथों से उदारतापूर्वक ऋण की वर्षा हो रही थी, फिर भी उसकी संपत्ति बार बार शून्य पर पहुंचती रही। इससे वह असंतुलित महसूस करने लगा। रेस्टोरेंट व्यवसाय से मिलने वाला लाभांश भी उसकी समस्या का समाधान नहीं था, क्योंकि उससे उसे कोई सुरक्षा का एहसास नहीं हो रहा था। समग्र स्थिति कुछ इस प्रकार थी। वह बहुत गरीब था और गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगर अगली बार व्यवस्था कोई आसानी से चलने वाली और लाभदायक मुद्रा खोल दे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर वह मुद्रा बेकार निकली तो वह बर्बाद हो जाएगा। बेहतर होगा कि वह अपनी मौजूदा योजना पर ही कायम रहे। आगे का रास्ता तलाशें। यदि अंत में यह प्रणाली मददगार नहीं हुई तो वह मूर्खतापूर्ण तरीके से 2 महीने तक इंतजार नहीं करेगा। एक बार उसके पास राजधानी थी। अगले 2 महीनों में वह अपनी याददाश्त से कुछ शेयरों में अपनी किस्मत आजमा सकता है, वरना 2 महीने बाद उसके पास शायद 10 लाख भी नकद नहीं होंगे। फिर वह यह खेल कैसे जारी रख पाएगा? रविवार को बाहर जाने में सक्षम होना। तांग किंग ने पिछली रात से ही अपने होमवर्क पर काम करना शुरू कर दिया था। अगले दिन सुबह जल्दी वह घर पर बैठकर झांग डोंगकिंग के फोन का इंतजार कर रहा था। उसकी चाची ने उससे कारण पूछा तो उसने बस इतना कहा कि वह एक दोस्त के साथ बाहर जा रहा है।
उसकी बड़ी चचेरी बहन किनशिकी साथ आने के लिए जोर जोर से कह रही थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे यह कहकर मना कर दिया, तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। वह बस तांग किंग को नाराजगी से देखती रही और उसकी शिकायत करती रही। अंत में तांग किंग, जो इसे और सहन नहीं कर सका, ने उसे एक उपहार लाने का वादा किया। तभी किनशिकी पीछे हटी। वह खुशी खुशी अपने कमरे में वापस चली गई। सुबह करीब 9 बजे झांग डोंगकिंग का फोन आने के बाद तांग किंग तय बैठक स्थल पर पहुंच गया। उन्होंने उस मोहल्ले के बाहर चौराहे पर मिलने का फैसला किया जहां तांग किंग के चाचा रहते थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर उसकी चाची उन्हें देख लें तो कोई असहज स्थिति न हो। तांग किंग की चाची ने उसे बताया था कि उसके चाचा आज घर पर नहीं थे। इस बार हम जिस बॉस से मिल रहे हैं वह काफी चालाक है, सावधान रहना। ऐसा नहीं है कि उसके इरादे बुरे हों, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोच लेना। उसकी बातों से घबराना नहीं चाहिए, झांग डोंगकिंग ने सलाह दी। धन्यवाद अंकल झांग, मैं इसे ध्यान में रखूंगा, तांग किंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। तांग किंग ने झांग डोंगकिंग की बातों को गंभीरता से लिया। अपने पिछले जन्म में वह एक छोटा सा बच्चा था। इस जीवन में भी इस क्षमता वाले किसी व्यक्ति से उसका पहली बार सामना हुआ था। अगर सिस्टम उसका साथ न देता तो उसे इस व्यक्ति से बात करने का आत्मविश्वास ही न होता। ज्यादा घबराओ मत, बस सावधान रहो, झांग डोंगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 20 मिनट बाद झांग डोंगकिंग उपनगरों में पहुंचे। अपनी आंखों के सामने विशाल हवेलियों को देखकर तांग किंग आश्चर्यचकित हो गया। वह पहले कभी यहां नहीं आया था और न ही पिछले जन्म में इस इलाके पर ध्यान दिया था। अब यहां की बनावट और माहौल देखकर उसने अंदाजा लगाया कि लाखों खर्च किए बिना यहां विला मिलना मुश्किल है। 1-2 दशक में इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ हो जाएगी। यह महसूस करते हुए कि तांग किंग इस क्षेत्र से अपरिचित था, झांग डोंगकिंग ने कहा, यह वह रियल एस्टेट है जिसे उनकी कंपनी ने विकसित किया है। हालांकि यह सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन हरियाली के मामले में यह सबसे अच्छा है। इसके अलावा चूंकि उन्होंने खुद यहां रहने की योजना बनाई थी, इसलिए सुविधाएं असाधारण रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। किंडरगार्टन, सुपरमार्केट, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल। पिछली बार जब मैं यहां आया था तो लियू कियान मुझे गोल्फ खेलने भी ले गया था, लेकिन मुझे यह खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं है। मैं बास्केटबॉल खेलना पसंद करूंगा। तांग किंग बातचीत में शामिल नहीं हुआ। वह चुपचाप झांग डोंगकिंग की सारी बातें सुनता रहा। कठोर जांच के बाद कार को विला क्षेत्र में जाने की अनुमति दी गई। अंदर हरियाली का काम असाधारण रूप से अच्छा किया गया था। बारीकी से काटे गए पौधे और अनोखे ढंग से डिजाइन किए गए विला इस जगह को एक अलग ही आकर्षण देते थे। सभी विला एक ही ऊंचाई के नहीं थे, कुछ 3 मंजिल के थे, कुछ 4 और कुछ तो सिर्फ 2 मंजिल के। हालांकि सभी विला बड़े बड़े क्षेत्रों में फैले हुए थे और एक दूसरे के बहुत पास पास भी नहीं थे। कई विला के सामने एक छोटी सी पार्किंग थी, जिनमें खड़ी आलीशान गाड़ियां मालिक की दौलत का बेबाकी से प्रदर्शन कर रही थीं। तांग किंग ने ये सब देखकर मन ही मन प्रतिज्ञा की, भविष्य में वह इन सब लोगों से भी ज्यादा अमीर होगा। कुछ ही समय में झांग डोंगकिंग की कार एक 3 मंजिला विशाल इमारत के सामने रुकी। डेवलपर के रूप में स्वाभाविक रूप से उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। यह 3 मंजिला यूरोपीय शैली का विला विशेष रूप से विदेशी डिजाइनरों द्वारा डिजाइन किया गया था। सजावट के समय सहित इसे रहने के लिए तैयार होने में 2.5 साल लगे, जिससे यह विला क्षेत्र में पूरा होने वाला अंतिम निर्माण बन गया। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, तांग किंग ने विला के प्रवेश द्वार पर बाथरोब पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी को खड़ा देखा जो उन्हें देख रहा था। उसके पीछे 2 हट्टे-कट्टे आदमी थे जो अंगरक्षक जैसे लग रहे थे। हाँ, डोंगकिंग, बहुत समय हो गया मिलते हुए। लियू कियान चेहरे पर मुस्कान लिए जल्दी से वहां आया। बड़े भाई लियू, बहुत समय हो गया, कैसे हो? झांग डोंगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। मैंने अपना काम अपने अधीनस्थों को सौंप दिया है। तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। सब कुछ खुद मत करो। अपनी तरफ देखो, मैं तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा हूं, लेकिन तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, लियू कियान ने सलाह दी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद बड़े भाई लियू। छोटे तांग, यह लियू कियान है, आप इसे अंकल लियू कह सकते हैं। लियू कियान, यह वही युवा प्रतिभा तांग किंग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, झांग डोंगकिंग ने परिचय दिया। नमस्ते अंकल लियू, आपसे मिलकर खुशी हुई। कृपया मेरा ख्याल रखना। तांग किंग ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा। लियू कियान ने अपना हाथ बढ़ाया और तांग किंग से हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में पुरुषों में एक दुर्लभ प्रतिभा है, लेकिन जहां तक आपकी सुरक्षा प्राप्त करने की बात है, मुझे लगता है कि मुझे आपके ध्यान की आवश्यकता है।
तांग किंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि लियू कियान की सुरक्षा का क्या मतलब है, भले ही उसके पीछे छिपे रहस्यमय व्यक्ति का नहीं। चाहे वह अमेरिकी डॉलर दिखा सके या अपनी पहचान, लियू कियान के लिए उससे परिचित होना फायदेमंद होगा। अंकल, लियू मजाक कर रहे हैं। हम आपसी लाभ के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं, तांग किंग हंसा। बिल्कुल, चलो यहां बाहर खड़े नहीं होते। चलो अंदर चाय पीने चलते हैं। गंगजी, जियाओ लियू से कहो कि चाय बनाए, लियू कियान ने आमंत्रण भरा इशारा करते हुए कहा। हाँ, बाईं ओर खड़े हट्टे कट्टे आदमी ने जवाब दिया और विला में जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि दूसरा चुप रहा और लियू कियान के साथ साथ चलता रहा। यह बहुत पहले की बात नहीं है। चाय तैयार थी। लियू कियान और झांग डोंगकिंग ने कुछ सामान्य बातचीत की और फिर तांग किंग की ओर मुड़कर कहा, छोटे तांग, मैं बात को घुमा फिराकर नहीं कहूंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अमेरिकी डॉलर में बहुत सारा पैसा है। सटीक रूप से कहें तो मेरे साथी के पास बहुत कुछ है, तांग किंग ने गंभीरता से उत्तर दिया। क्या यह वही बात नहीं है? क्या आप इसका अनुमान दे सकते हैं? लियू कियान ने तांग क्विन की ओर आशा भरी नजरों से देखते हुए फिर पूछा। मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन कम से कम यह करोड़ों में तो है, तांग किंग ने थोड़ा खुलासा करने का नाटक किया। रूढ़िवादिता दिखाते हुए उसने कहा कि यह लालची को पकड़ने के लिए काफी है, लेकिन ज्यादा कहने पर बहुत ज्यादा जाहिर हो जाएगा। 10 मिलियन तो बिल्कुल सही था। क्या? लियू कियान उत्साह से खड़ा हो गया। उसके दिमाग में एक ही शब्द घूम रहा था, करोड़ों। लियू कियान, जो इतने सारे लोगों से निपट रहा था, के लिए पैसों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। यही वजह है कि उसने कई उच्च पदस्थ दोस्त बनाए हैं, जिनकी मदद से उसका रियल एस्टेट का कारोबार पूरे प्रांत में फल फूल रहा है और जमीन अधिग्रहण में कोई बाधा नहीं आ रही है। यही वजह है कि उसे तांग किंग की मुश्किलों का डर नहीं है। यह 10 मिलियन की राशि नहीं है जो उसे आश्चर्यचकित करती है, लेकिन वह जिस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इतने वर्षों के बाद भी उन्हें इतने बड़े पैमाने पर लेन देन का सामना नहीं करना पड़ा। क्या तुम्हें यकीन है? लियू कियान ने अपने आश्चर्य को दबा लिया। हाँ, तांग किंग ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अब हम दोस्त हैं। भविष्य में हमारे बीच और भी बातचीत होनी चाहिए। लियू कियान तांग किंग की पुष्टि से बहुत खुश था। उसे हाल ही में अमेरिकी डॉलर की सख्त जरूरत थी। तटीय इलाकों में अपने साथियों से विनिमय कराना उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तांग किंग की आपूर्ति मिलने से उसकी कई समस्याएं हल हो जाती। व्यापार पद्धति कैसी है? लियू कियान ने तत्काल पूछा। यही वह बात थी जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित था। हम 2 तरह के व्यापार के तरीके अपनाते हैं। पहला यह कि आप हमारे द्वारा निर्धारित खाते में पैसा जमा कर दें और हम 1 घंटे बाद आपको अमेरिकी डॉलर में नकद दे देंगे। नकद के लिए भी यही तरीका है, पहले भुगतान करें और बाद में सामान पहुंचाएं, तांग क्विन ने बताया। सेट पूरा करने के लिए उन्होंने शब्दों का प्रयोग भी बदलकर हम कर दिया। लियू कियान को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, यह उसकी पसंद के अनुकूल था। 2 तरह के पैसे एक ही जगह न होने का मतलब है कि तथाकथित लोग और सामान एक साथ नहीं होंगे। सहज रूप में, अगर मैं नकदी लेकर घूमता हूं तो यह तुम्हारा काम नहीं है। सबूत इकट्ठा करना आसान नहीं है। उसने तांग किंग की सावधानी की भी तारीफ की। पैसे देकर सामान हाथ से पहुंचाने जैसी बेवकूफी हमेशा काम नहीं आती। पब फ्यूचर विज्ञापन। जहां तक R&B को आगे बढ़ाने के दोनों तरीकों का सवाल है, उसे भी कुछ महसूस नहीं हुआ। बड़े लेनदेन में ऐसी ही सुविधाएं होती हैं। इस तरह का व्यापार काफी हद तक उधार पर निर्भर करता है। सड़क पर होने वाले छोटे लेनदेन के लिए अक्सर पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है और पहले भुगतान करना और बाद में सामान पहुंचाना आम बात है। क्या हम आज व्यापार कर सकते हैं? लियू कियान ने संकोच से पूछा। हाँ, तांग किंग मुस्कुराया। विनिमय दर क्या है? लियू कियान ने फिर पूछा। 8.3 अंकल लियू, आप क्या सोचते हैं? तांग किंग ने पहले से तय अनुपात बताया। वाकई यह एक उचित मूल्य है, तो मैं $5 लाख बदल दूंगा, जो कुल मिलाकर 4,150,000 RMB है ना? लियू कियान पहले तो ज्यादा बदल नहीं सका, लेकिन वह एक बड़ा बॉस है और वह केवल $1 लाख का आदान प्रदान कंजूसी से नहीं कर सकता। वह इसे खोने का जोखिम उठा सकता है। बहुत कम होने पर भी दूसरा पक्ष परेशान हो सकता है। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। सही कहा, तांग किंग रोमांचित हो गया। इस व्यवसाय से जल्दी ही अच्छी कमाई हो जाती है। 41,50,000 में से वह 1,50,000 कमा सकता था। मुनाफा बहुत ज्यादा था। तो फिर मुझे अपना खाता दे दो, मैं अभी किसी से पैसे जमा करवा दूंगा, लियू कियान ने कहा। थोड़े ही देर के बाद तांग किंग ने उसे खाता संख्या दी। उन्होंने 1 दिन पहले ही बैंक में इसकी व्यवस्था कर दी थी। बेशक वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपना स्वयं का पहचान पत्र इस्तेमाल करे, लेकिन दूसरों का पहचान पत्र, जो उसने ऐसा करने के लिए खरीदा था, जब तक उसके पास बैंक कार्ड का पासवर्ड होगा, सिस्टम उसे उसका पहचान पत्र मान सकता है।
भविष्य में किसी भी लेन देन के लिए उसे बैंक नहीं जाना पड़ेगा और उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। इसका उपयोग बहुत सुरक्षित और सुविधाजनक है और स्वाभाविक रूप से बहुत कम संख्या में ही जीवन रक्षा की गई। पहले से टांग किंग को एक सिस्टम संदेश प्राप्त हुआ। खाते में 4,150,000 प्राप्त हुए। टांग किंग ने अपने साथी को एक टेक्स्ट संदेश भेजने का नाटक किया। मन ही मन उसने सिस्टम को निर्देश दिया कि 41,50,000 सीधे सिस्टम के निजी खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएं। निजी जानकारी की जांच करते हुए टांग किंग ने खाते में 41,60,000 की राशि देखी और अनजाने में उसकी धड़कनें तेज हो गईं। बहुत बड़ी रकम, एक उचित बड़ी रकम। आखिरकार वह तेजी से पैसा कमा सकता है। उसके पास इतना पैसा पहले कभी नहीं था। हालांकि यह उसका नहीं था, लेकिन इसमें उसके 1.5 लाख रुपए थे और भविष्य में जरूर और भी होंगे। यह एक अच्छी शुरुआत थी। पैसा मिल गया है, मैं अब जाकर पैसा ले सकता हूं। टांग किंग ने अपना फोन रख दिया और बोला, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा और फिर हम मेरे घर पर साथ में लंच कर सकते हैं। लियू कियान बोला। अब विनम्र होने की जरूरत नहीं थी, काम तो काम था। ठीक है अंकल झांग, मुझे आपको फिर से वहां तक ले जाने के लिए परेशान करना पड़ेगा। टांग किंग जानता था कि लियू कियान उसकी क्षमता देखना चाहता था और वह भी इस पहले लेनदेन को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। मुझे लगता है मुझे फिर से ड्राइवर बनना पड़ेगा, झांग डोंगकिंग ने जानबूझकर मुस्कुराया। 2025 में आधुनिक जीवन को पुनर्परिभाषित करना। SBI ऑरम कार्ड अभी आवेदन करें। भारत में इलेक्ट्रिक ई-बाइक दैनिक यात्रा के लिए एक नया विकल्प। अध्याय 37, अध्याय 35, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर सिफारिशें मांगी जा रही हैं। 1 टांग किंग और झांग डोंगकिंग को दरवाजे से बाहर निकालने के बाद पहले गंगजी के नाम से संदर्भित इस हट्टे-कट्टे आदमी ने पूछा, क्या हमें किसी को उनके पीछे रखना चाहिए? यह सुनकर लियू कियान ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं। पहली बात, मुझे झांग डोंगकिंग के दोस्तों पर भरोसा है। दूसरी बात, हम नहीं चाहते कि उन्हें पता चले और किसी को ठेस पहुंचे। और तीसरी बात, वह युवक काफी दिलचस्प है। हम बस दूर से ही देख सकते हैं। समझा? FREEDNOVL.CN। चाचा झांग, चलो किंगयान हवेली चलते हैं। कार में बैठने के बाद टांग किंग ने झांग डोंगकिंग से कहा। झांग डोंगकिंग ने जवाब में केवल घुरघुराहट की। उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। ऐसी स्थिति में बहुत अधिक न पूछना ही बेहतर है। टांग क्विन को यह घर 2 दिन पहले एक रियल एस्टेट एजेंट के जरिए मिला था। चूंकि टांग ने पहले भी कर्मचारियों के लिए छात्रावास किराए पर लेते समय अपना फोन नंबर छोड़ा था, इसलिए उसने एजेंट से घर ढूंढने को कहा और एजेंट और मकान मालिक को ली जियांगुओ के साथ खाने पर बुलाया। यह घर रेस्तरां के पीछे वाली इमारत में स्थित था। उन्होंने पट्टे के लिए अपनी स्वयं की आईडी का उपयोग किया। आखिरकार वहां कोई वास्तविक नकदी नहीं थी, यह सिर्फ एक आवरण था। किंगयान हवेली पहुंचने पर झांग डोंगकिंग पड़ोस के सड़क किनारे प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा था। टांग क्विन अपने किराए के घर में गया, जो खाली था। सुरक्षा कारणों से उसने पूरा 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, जो उस समय पूरी तरह से खाली था। वहां बिल्कुल भी फर्नीचर नहीं था। पहली नजर में लिविंग रूम के फर्श पर फूलों के डिजाइन वाली एक चादर बिछी थी, जिसके ऊपर 10 खाली काले बैग रखे थे। बैग बड़े तो नहीं थे, लेकिन हर बैग में आसानी से 5 लाख अमेरिकी डॉलर आ सकते थे। उसने दरवाजा बंद कर दिया और पर्दा खींच दिया। इस प्रणाली का उपयोग करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर 8 से 1 की दर से 5 लाख अमेरिकी डॉलर नकद निकाल लिए। सिस्टम में अपने निजी खाते में बची हुई 16,000 की रकम देखकर टांग किंग ने गहरी सांस ली। पैसा कमाना अच्छा लग रहा था। तब टांग किंग ने बैगों में $500 मिलियन भरना शुरू कर दिया। शेष स्थान को देखते हुए वह आसानी से बैगों में $2 लाख और रख सकता था। पब फ्यूचर विज्ञापन। अमेरिकी डॉलर के नोट RMB नोटों से छोटे थे। लंबाई सिर्फ 1 मिलीमीटर कम थी, जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई देती थी, लेकिन चौड़ाई RMB नोटों से लगभग 11 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा कम थी। यह अंतर महत्वपूर्ण था। अपने हाथ में नए नए डॉलर के नोटों को देखते हुए टांग किंग को लगा कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। लगातार बड़ी संख्या में अमेरिकी डॉलर के नोट बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाले थे और भविष्य के लेनदेन में यह निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा। इससे सिस्टम को क्या फायदा हो सकता है? क्या लगातार बिलों का उद्देश्य उन्हें अंधाधुंध खर्च करने से रोकना था? सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद टांग किंग ने सोचा कि यह बहुत संभव है। अगर निकाले गए पैसे अलग अलग होते, नए और पुराने दोनों तरह के, बिना किसी क्रम के, तो वह और भी ज्यादा लापरवाह होता। अगर वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो यह मुसीबत का सबब बन सकता था। ठीक वैसा ही जैसा सिस्टम ने उसे पहला सबक सिखाया था। अज्ञात जोखिम का सम्मान करें। टांग किंग को एक काला बैग लेकर बाहर आते देख झांग डोंगकिंग को स्वाभाविक रूप से पता था कि अंदर क्या है।
उसने खुद कभी $5 लाख नहीं देखे थे, लेकिन उसने उसे देखने के लिए नहीं कहा। यह एक बेवकूफी भरा सवाल था। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो उसे वह देखने को मिलेगा। झांग डोंगकिंग ने सड़क पर ज्यादा बात नहीं की। किसी भी प्रश्न के लिए लेनदेन पूरा होने तक प्रतीक्षा की जा सकती है। जब दोनों विला में लौटे तो लियू कियान दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसके पीछे 2 अंगरक्षक खड़े थे। आखिरकार मालिक की इजाजत के बिना बाहरी लोग ऐसी जगह में घुस नहीं सकते थे। समूह की बैठक हुई, लेकिन विला में जाने से पहले उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। अंकल लियू, आप इसे गिन सकते हैं। तांग किंग ने बैग लियू कियान को सौंप दिया। गांगजी, बंदर, तुम दोनों यहीं इसी कमरे में गिन लो। लियू कियान ने बैग तो ले लिया, लेकिन उसे खोला नहीं। इसके बजाय उसने उसे अपने आदमियों को गिनने के लिए दे दिया, क्योंकि लेनदेन आमने सामने बैठकर तय करना जरूरी था। फिर वह बेफिक्र होकर पीछे मुड़ा। ये नियम थे। गंगजी ने बैग ले लिया, उसे खोला, हाथ से उलट पलट कर देखा, और जब उसे एहसास हुआ कि उसमें और कुछ नहीं है तो उसने सारा सामान संगमरमर की चाय की मेज पर फेंक दिया। मेज पर बिल्कुल नए $100 के नोट देखकर लियू कियान खुद को थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले इतनी बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर नहीं देखे थे, लेकिन इतने सारे नए नोट देखना दुर्लभ था, मानो वे अभी अभी प्रिंटिंग प्रेस से निकले हों। वे आमने सामने के समझौते के दौरान सिर्फ राशि की गिनती नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें प्रामाणिकता की भी पुष्टि करनी थी। इस धंधे में कई साल बिताने के बाद लियू कियान को विदेशी मुद्रा व्यापारियों की चालबाजियों का अंदाजा तो था ही। अक्सर नकली अमेरिकी डॉलर भी मिला दिए जाते थे, जिससे उन्हें भारी मुनाफा होता था। अधिकांश लोग असली और नकली नोटों में अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि लेनदेन अक्सर जल्दबाजी में किया जाता था। एक बार सौदा हो जाने के बाद दोषियों को ढूंढने का कोई तरीका नहीं था, और अगर आप ढूंढ भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेनदेन के दौरान गिनती सही नहीं थी तो दोनों पक्षों के अलग होने के बाद विक्रेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर आपने दावा भी किया कि नोट नकली थे तो भी वे आप पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगा सकते थे। एक बार दोनों पक्षों के अलग हो जाने पर इन विवादों को सुलझाना असंभव हो गया। आमतौर पर इसे बस गिरा दिया जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। बेशक यदि कोई ठोस समर्थन वाला व्यक्ति इसमें शामिल होता तो उसे वास्तविक बिल दिए जाते, लेकिन ऐसे मामले दुर्लभ थे। ज्यादातर विदेशी मुद्रा व्यापारी हजारों की संख्या में मुद्रा विनिमय करते थे, और एक नकली नोट से उन्हें 800 से ज्यादा युआन मिलते थे। इस भारी प्रलोभन ने एक अजेय प्रवृत्ति को जन्म दिया। दोनों व्यक्तियों ने जल्दी से बिलों की जांच की। उनकी कार्यकुशलता से पता चलता है कि वे इस क्षेत्र में अनुभवी थे। तांग किंग चुपचाप बैठी है, जबकि अन्य 2 व्यक्ति चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। कमरे का माहौल बहुत शांत है। झांग डोंगकिंग अपने सामने अमेरिकी डॉलर के पहाड़ को घूर रहा है। वह खुद को अचंभित पाता है, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी बड़ी मात्रा में नकदी नहीं देखी थी, जबकि लियू कियान सावधानीपूर्वक गिने और सत्यापित किए गए धन के साथ लापरवाही से खेलता है, और ऐसा लगता है कि वह विचारों में खोया हुआ है। कौन जानता है कि वह क्या सोच रहा है। बॉस, कोई समस्या नहीं है। गंगजी और बंदर ने सहमति में सिर हिलाने से पहले एक दूसरे को देखा। हाँ हाँ, अच्छा। गंगजी, पैसे पैक करो, चलो खाना खाते हैं। लियू कियान उनकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंसा। जी श्रीमान। दोनों आदमी पैसे पैक करने लगे और ऊपर की ओर चल पड़े। यह तो बस एक परीक्षण था, आगे और भी कई लेनदेन होंगे। तांग किंग जैसे बिजनेस पार्टनर के साथ लियू कियान इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकती थी। छोटे तांग, मैं अगले $10 लाख का लेनदेन करना चाहता हूं। इसमें कोई समस्या है? लियू कियान ने भोजन के दौरान पूछा। जैसे ही पैसा आपके खाते में आएगा मैं उसे आपके लिए निकाल लूंगा, तांग किंग ने जवाब दिया। उसका चेहरा अपरिवर्तित था, हालांकि अंदर से वह खुश था। एक और बड़ी बात। हाँ हाँ, आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। डोंगकिंग, आपने मुझे एक असाधारण दोस्त से मिलवाया है। मेरे पिछले कई डॉलर दोस्तों ने एक्सचेंज कर लिए हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ डॉलर का बाजार काफी तंग है। मेरे दोस्त मेरी रुचियों को जानते हुए मेरे पास आते हैं, और विभिन्न व्यावसायिक लेनदेन और अतिरिक्त जरूरतों के बीच मेरे पास ज्यादा कुछ बचता नहीं है। लिटिल टैंग, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ और अधिक सहयोग की आशा करता हूं। लियू कियान ने अपना कप उठाया। साथ ही उन्होंने 2 संदेश दिए। पहला, उन्हें डॉलर की जरूरत थी, और दूसरा, उनके कई दोस्त थे और इसलिए उनके पास पैसे निकालने के कई रास्ते थे, जो भविष्य में हमारे बड़े पैमाने पर लेनदेन के लिए एक बेहतरीन कारण साबित होंगे। सभी को पारस्परिक लाभ। तांग किंग ने अपना गिलास लियू कियान के गिलास से टकराया। अब तांग किंग को चीजों की समझ आ रही थी। गंगजी और बंदर से निपटना स्पष्ट रूप से आसान नहीं था, और लियू कियान निश्चित रूप से कोई प्रतिष्ठित व्यवसायी नहीं था।
रियल एस्टेट कारोबार की जटिलताओं के बारे में, जिसे वह पहले से ही जानता था, विचार करते हुए तांग क्विन ने महसूस किया कि कानून का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए इसे सफलतापूर्वक संचालित करना लगभग असंभव होगा। यहां तक कि स्थानांतरण से संबंधित मुद्दे भी एक बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। हालांकि ये केवल तांग किंग की अटकलें थीं। वह स्वयं को धन शोधक नहीं मानता था और न ही बहुत आगे की सोचता था। अब जब वह इसमें शामिल हो गए हैं तो पीछे हटना इतना आसान नहीं है। उनका मानना है कि लियू कियान उनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेगी। जो आदमी इतने सारे डॉलर निकाल सकता है, लियू कियान उससे पंगा लेना नहीं चाहेगा। अगर लियू कियान पैसे के लेन देन का धंधा भी करता तो भी वह उसे कोई नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा आदमी तो बस डॉलर के एक स्थिर स्रोत की चाहत रखता है। इतनी मात्रा में डॉलर की आपूर्ति करना। पब फ्यूचर विज्ञापन। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बुरी मंशा नहीं रखेगा। वास्तव में लियू कियान भी इसी विचार का था। इतना अद्भुत चैनल लियू कियान के नेटवर्क के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी मात दे रहा था। कोई भी जल्दबाजी भरा कदम मुसीबत बन सकता था। इस समय लियू कियान तांग क्विन को अपने बराबर का समझने लगा था। रात के खाने के बाद लियू कियान ने तुरंत तांग किंग के खाते में 8.3 मिलियन आरएमबी जमा कर दिए और पहले की तरह तांग किंग ने लियू कियान को 10 लाख डॉलर सौंप दिए। अब तक लियू कियान को तांग किंग के समर्थकों पर शक नहीं रहा था। कोई भी जो लगातार सीरियल नंबर वाले डॉलर की बड़ी रकम ला सके, ऐसा लगा जैसे वे सर्वशक्तिमान हो। दोपहर को लेन देन पूरा होने के बाद लियू कियान तांग किंग के साथ विला के गोल्फ कोर्स में गए, जहां उन्होंने अपना पूरा दोपहर बिताया। रात्रि भोजन पुनः लियू कियान के घर पर था। इस दौरान लियू कियान ने यह पता लगाने की कोशिश की कि तांग क्विन का साथ कौन दे रहा है। हालांकि तांग क्विन ने चालाकी से उसके प्रयासों को टाल दिया। कुछ असफल सवालों के बाद लियू कियान ने पूछना बंद कर दिया। अंदर ही अंदर वह तांग किंग के चालाक व्यवहार पर हंसा। हालांकि तांग किंग के प्रति उसके मन में गहरी श्रद्धा पैदा हो गई थी। एक चतुर सहयोगी तो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। जो लोग चंद वाक्यों में जानकारी उगल देते हैं, वे किसी काम के नहीं होते और एक दिन उसके हाथों बिक जाएंगे। घर के रास्ते पर झांग डोंगकिंग की कार में बैठे हुए तांग किंग अपने व्यक्तिगत खाते की शेष राशि को बार बार देख रहा था। वह अपनी खुशी को छुपाने में असमर्थ था। शेष 4,60,000 आरएनबी। तांग किंग को अपनी उत्तेजना शांत करने में कुछ समय लगा। ये सब उसका था। आखिरकार उसे अपने खाते में जमा मात्र 10,000 युआन पर नजर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। झांग डोंगकिंग अपने बगल में खड़े तांग किंग को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। उन्होंने एक ही दिन में करोड़ों का लेन देन पूरा कर लिया था। क्या यह वही युवक था जिसे वह जानता था? यह वाकई चौंकाने वाली बात थी। ऐसा करने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी, है ना? झांग डोंगकिंग चिंता व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और कोई समस्या नहीं होगी, निश्चिंत रहो, तांग किंग ने उसे आश्वस्त किया। अब वह ऐसी स्थिति में है जहां से पीछे हटना आसान नहीं होगा। यदि समस्याएं भी हों तो भी वह अंत तक इसी रास्ते पर चल सकता है। उन्होंने व्यवस्था को दोषी ठहराया कि उन्हें यह नहीं बताया गया कि अगले स्तर पर कौन सी मुद्रा जारी की जाएगी। उन्हें जोखिम उठाना ही था और जो भी हुआ उसका सारा दोष व्यवस्था पर मढ़ दिया। वरना वे परिणामों को भुगतने के निरंतर भय के साथ जी नहीं पाएंगे। जब तक तुम्हें यकीन है तब तक कोई बात नहीं। तुम अभी जवान हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर वो तुम्हें कोई परेशानी दे तो मुझे बताना। मैं अभी भी कुछ मदद कर सकता हूं, झांग डोंगकिंग ने सलाह दी। यह समर्थन और निवेश दोनों का एक भाव था। उन्हें तांग किंग में किए जा रहे निवेश पर विश्वास था। भविष्य में उसे पर्याप्त लाभ मिलेगा। धन्यवाद अंकल झांग। अगर भविष्य में आपको पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। कोई ब्याज नहीं, तांग किंग ने झांग डोंगकिंग के इरादों और लक्ष्यों की परवाह किए बिना भावुक होकर जवाब दिया। वह दयालुता मिटाई नहीं जा सकती। हाँ, तो फिर पहले ही धन्यवाद। लेकिन मैं ब्याज तो चुकाऊंगा। व्यापार तो व्यापार है, झांग डोंगकिंग ने हंसते हुए कहा। तांग किंग ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खिड़की से बाहर देखता रहा। बातें सस्ती हैं, उसके काम ही सब कुछ साबित कर देंगे। अध्याय 38 अध्याय 36 अनवरत शिकायतें, सिफारिशों की तलाश में। एक सोमवार सुबह गणित की क्लास। तांग किंग शिक्षक के निर्देशों पर बहुत ध्यान दे रहा था। 1 महीने के अनुकूलन के बाद जब शिक्षक उसके ऊपर से व्याख्यान देते हैं तो वह अपने ही विचार सोचने का आदी हो जाता है और ऊपरी तौर पर वह एक आदर्श छात्र की तरह व्यवहार करता है। समय समय पर सिर हिलाता है, मानो उसे अंततः कुछ समझ आ गया हो। सचमुच यह जीवन का नाटक है। सभी अभिनय कौशल पर निर्भर हैं। यदि आप ध्यान से देखें
आप देखेंगे कि तांग किंग की आंखें चमक रही थीं, उनका मन अन्य विषयों या चीनी छंदों के अध्ययन में व्यस्त था, जब तक कि कुछ ऐसा न हो जो उन्हें समझ में न आए। वह कुछ देर तक ध्यानपूर्वक सुनते रहते थे। अब तक उनकी आत्मा का गुण 90 से अधिक हो चुका है। उन्होंने मस्तिष्क में कोई बड़ा विकास नहीं देखा। हालांकि सिस्टम ने पहले ही बताया था कि एक सामान्य मनुष्य के लिए यह सीमा 100 है। नहीं, उन्हें कोई स्मृति स्मरण क्षमता महसूस हुई। केवल इतना पता चला कि उनकी अपनी स्मृति में काफी सुधार हुआ। किसी पाठ को याद करने में काफी समय लगता है। इसे याद करने में अभी भी 6 या 7 बार लग जाते हैं। उसके पिछले जीवन की धुंधली यादें स्पष्ट होती जा रही थीं। फिर भी उसे वह सब कुछ याद नहीं था जो उसने देखा था। उन्होंने अपनी बढ़ी हुई शारीरिक फिटनेस के प्रभावों को महसूस किया है। उसे रोजाना सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है और वह दिन भर ऊर्जावान बना रहता है। हालांकि उसे नींद आने में दिक्कत होती है। इसके अलावा उसकी काया और त्वचा में भी सुधार हो रहा है। हाल ही में नहाते हुए और बिना शर्ट पहने उसका चचेरा भाई उसकी तारीफ करने और उसे छूने से खुद को रोक नहीं पाया। किन शिकी उससे उसकी स्किन केयर का राज जरूर पूछती, अगर यह बात न होती कि वे दोनों एक ही खाना पानी पीते हैं और एक ही हवा में सांस लेते हैं। उन्होंने अपनी ताकत का परीक्षण भी किया। अब उसकी हथेली से एक बार ईंट को तोड़ सकता था। हालांकि उन्होंने अपनी मुक्का मारने की शक्ति का परीक्षण नहीं किया था। लेकिन निस्संदेह यह कम नहीं होगा। जब वह अपनी मुट्ठी भींचता था तो उसे अपनी मांसपेशियों में छिपी विस्फोटक शक्ति का एहसास होता था। उन्होंने भविष्य में जब भी खाली समय मिलेगा फ्री फाइटिंग का कोर्स करने या अपने चाचा के घर पर पुलिस से युद्ध कौशल सीखने की योजना बनाई है। वरना अगर कोई लड़ाई छिड़ जाती तो उसकी मुद्रा वाकई बहुत भद्दी लगती, और अगर उसने अपनी ताकत पर काबू नहीं रखा और किसी को मार डाला तो वह मामला सुलझा नहीं पाता। वह दशकों तक एक अपराधी की तरह खुलेआम घूमता नहीं रहता। उन्होंने सिस्टम के बारे में भी पूछा, इस बारे में कि 2 विशेषताओं का लगभग सीमा पर होना मूलतः बेकार क्यों है। सिस्टम ने उत्तर दिया कि दोनों विशेषताओं के 100 तक पहुंचने के बाद जीन लॉक अनलॉक हो जाएगा। इसमें उसका वर्तमान शरीर लिखा था। शरीर और आत्मा के उच्च स्तर के लिए स्थिर ऊर्जा प्रदान नहीं कर सका। संपूर्ण शरीर एक पारिस्थितिक प्रणाली है। इनपुट और आउटपुट जो बहुत शक्तिशाली हैं, संतुलन को बाधित करेंगे और उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। यह जानकर तांग किंग को एक नई आशा महसूस हुई। मनुष्य की व्यक्तिगत शक्ति की चाहत जन्मजात होती है। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि दोनों विशेषताओं के 100 तक पहुंचने के बाद क्या परिवर्तन होंगे। दूर खड़े शिक्षक ने तांग किंग की व्याकुलता पर ध्यान नहीं दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि वांग यान, जो कभी कभार तांग किंग को बगल से देख लेता था, ने जरूर गौर किया। वांग यान ने तांग किंग की खाली आंखों को देखा और समझ गया कि वह फिर से दिवास्वप्न देख रहा है। 11वीं की वापसी के बाद से तांग किंग ने उससे पहले की तुलना में बहुत कम बात की है। उसका व्यवहार और बोली काफी बदल गई थी, जिससे उसे कुछ अपरिचित सा महसूस हो रहा था। लेकिन किसी कारण से तांग किंग के आसपास होने पर वह बहुत आश्वस्त महसूस कर रही थी। यह आरामदायक था। वह चाहती थी कि यह इसी तरह बना रहे। तांग किंग को दिवास्वप्न देखते हुए तांग किंग को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए वांग यान ने तुरंत तांग किंग को कोहनी मारकर उसे उसके विचारों से बाहर खींच लिया। तांग क्विंग को अभी याद आ रहा था कि मासिक परीक्षा कुछ ही दिनों में होने वाली है। वह पूरे महीने ब्लैकबोर्ड पर मूर्खतापूर्ण निगाहें गड़ाए रहने से बचने का प्रयास कर रहा था। इस बार उसे कक्षा में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करना होगा। वांग यान की कोहनी ने तांग किंग को उसके विचारों से वापस ला दिया। उसने अपनी आंख के कोने से वांग यान की ओर देखा। वांग यान अपना सिर इस तरह से छिपा रही थी जैसे उसने जानबूझकर उसे धक्का नहीं दिया हो। वह हमेशा कक्षा में प्रथम 3 में आती थी, इसलिए उसे ब्लैकबोर्ड पर बेवकूफी से घूरने की जरूरत नहीं थी और वह अभ्यास पुस्तिका का स्वयं अध्ययन कर सकती थी। वह चालाक लड़की, तांग किंग ने खुद से कहा। अपने पिछले जीवन में वह इस समय के आसपास वांग यान के साथ बातें करता और हंसता था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद उसने वांग यान के साथ कम बातचीत करना शुरू कर दिया। एक तरफ उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी थी और दूसरी तरफ सिस्टम की वजह से उसके विचार अक्सर सिस्टम द्वारा सौंपे गए कामों और सिस्टम की भविष्य की कार्यक्षमताओं की ओर भटक जाते थे। हकीकत में वह काफी व्यस्त था। इसके अलावा इस जीवन में उसका वांग यान को आकर्षित करने का कोई इरादा नहीं था। वह उससे बहुत कम बात करता था और उसका रवैया बहुत ठंडा था। जब तांग किंग ने अपने बगल में वांग यान को गहरी सोच में डूबे देखा तो उसने अनजाने में उसकी तुलना अपने ज्ञान के बाद के वर्षों के परिचित विनोदी वांग यान से की। उसके मन में एक चंचल आवेग अंकुरित होने लगा। तांग किंग के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया। उसने अपने दाहिने हाथ से वांग यान की बाह को भी हिलाया। फिर उसने अपना चेहरा सीधा किया और पोडियम पर शिक्षक की ओर देखा, लेकिन उसकी परिधीय दृष्टि वांग यान की प्रतिक्रिया पर केंद्रित थी। वांग यान ने महसूस किया कि तांग किंग जानबूझकर उसके हाथ पर टक्कर मार रहा है।
उसने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में गंभीर दिख रहे तांग किंग पर नजर डाली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तांग क्विन उसे छूने की इतनी हिम्मत करेगी और उसके दिल में एक उलझन सी घर करने लगी। तांग क्विन ने पहले क्लास में उसके साथ ऐसी कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उसे यह काफी उत्तेजक लगा। ऐसा लगा जैसे वे बच्चे थे जो चुपके से कोई खेल खेल रहे थे। वांग यान तांग किंग को पीछे धकेलने से खुद को नहीं रोक सका। तांग क्विन इसमें और भी ज्यादा रमता जा रहा था। उसे वो दिन याद आ गए जब वो और लिन जियाक्स्यू साथ मिलकर होमवर्क किया करते थे। उस माने में जब वो लिन जियाक्स्यू के घर पर एक ही मेज पर होमवर्क करते थे तो अक्सर ऐसे ही खेलते थे। अब इस बारे में सोचते हुए उसे वे दिन याद आते हैं। इस बिंदु पर उसने वांग यान से बचने के अपने पिछले संकल्प को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए और यह तथ्य कि लिन जियाक्स्यू आसपास था, वांग यान उनके बीच कोई बाधा नहीं बनेगा। एक दशक से अधिक समय तक चुलबुले अभिनय के बाद जब वे दोबारा मिलते हैं तो वे सिर्फ अजनबी होते हैं। खेल में तांग क्विन खुद को रोक नहीं पाई जब उसने जम्हाई लेने का नाटक किया और अपना मुंह ढक लिया तो वह हंसी से लोटपोट हो गई। वांग यान ने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन जब उसने तांग क्विन को बेकाबू होकर हंसते देखा तो वह भी मुंह ढककर हंसने लगी। सौभाग्यवश उसकी मेज पर रखी पुस्तकों के ऊंचे ढेर ने उन्हें रोक दिया। शिक्षक ने ध्यान नहीं दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अगर उसके कंधे बीच बीच में हिलते न होते तो तांग क्विन को पता ही नहीं चलता कि वांग यान हंस रहा है और वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तांग क्विन ने वांग यान को रुकने का इशारा करते हुए चुपचाप कुछ बार खांसा। वे आगे नहीं बढ़ सके। यदि वे खेलते रहे तो संभवतः वे जोर जोर से हंसने लगेंगे। इस कक्षा खेल के बाद तांग किंग और वांग यान अपने पिछले रिश्ते को पुनर्जीवित करने में कामयाब रहे और वे फिर से हंसने और बातचीत करने लगे, किसी समस्या के समाधान के रूप में टालमटोल। अब यह तो बेतुका होगा। तांग किंग को यह भी एहसास हुआ कि उसे एक दोस्त, खासकर जिसने उसकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाई हो, को एक झिझक की वजह से नहीं खोना चाहिए, वरना उसे खुद के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा। कक्षा में तांग क्विंग और वांग यान की बातचीत उनके पीछे बैठे उनके सहपाठियों ने देख ली। वे ईर्ष्या से तांग क्विंग को देखने लगे क्योंकि वांग यान कक्षा की सबसे आकर्षक लड़की थी, कक्षा के सभी लड़कों की ड्रीम गर्ल। हालांकि वांग यान के उच्च मानकों ने दूसरों की सभी उम्मीदें खत्म कर दी। वह सुंदर है, पढ़ाई में अच्छा, और ऐसा कहा जाता है कि उसका परिवार धनी है और उसका एक बड़ा व्यवसाय है। यह एक औसत हाई स्कूल था जहां कोई बड़ा अमीर या सरकारी परिवार नहीं था। अगर कोई था भी तो उनका व्यवसाय अपेक्षाकृत छोटा होगा, वरना वे पहले ही किसी बेहतर स्कूल में दाखिला लेने के लिए पैसे दे चुके होते। बिल्कुल, हमेशा कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जो अपने सपनों की रानी पर मोहित हो जाता है और उसका दिल जीतने के लिए बेताब रहता है। यह आदमी था सुजिवांग, क्लास का अध्यक्ष, जो तांग किंग के ठीक पीछे बैठा था, इतना पास कि उसे हाथ बढ़ाकर छू सके। तांग किंग और वांग यान की बातचीत देखना, वह ईर्ष्या से व्याकुल था। सुजिवांग ने अतीत में कुछ बार वांग यान का पीछा किया था। हर बार वांग यान ने अपनी पढ़ाई के प्रति प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए उसे मना कर दिया। हालांकि उसने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। और भी मौके मिलेंगे। वांग यान ने तो जीजान से पढ़ाई भी शुरू कर दी और लगातार सुधार भी दिखाया, अक्सर क्लास में अव्वल नंबर पर आता था। उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद वांग यान ने उसके बारे में अपनी राय नहीं बदली। उसने फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया। नहीं, उससे भी बदतर, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अस्तित्व में ही न हो। उसके सामने जो दृश्य सामने आ रहा था वह उसके लिए सहन करने से बाहर था। क्रोध से जल रहा हूं। बूढ़े तांग, मुझे अपना होमवर्क लेने दोपहर के भोजन के लिए घर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दोपहर के भोजन पर नहीं आऊंगा। तुम्हें खुद ही खाना पड़ेगा, ली काई ने दोपहर के स्कूल के बाद तांग किंग से कहा। वह उस सुबह अपना गणित का होमवर्क लाना भूल गया था। शिक्षक ने उस पर जोर दिया था कि वह इसे दोपहर तक जमा कर दे। जरूर, मैं खुद ही कुछ खा लूंगा, तांग क्विंग ने जवाब दिया। आज उसकी चाची को स्कूल में कुछ काम था। उसने सुबह ही तांग किंग को बता दिया था कि वह उस दिन दोपहर का खाना नहीं बनाएगी। उसकी दोनों छोटी बहनों ने भी स्कूल में ही दोपहर का खाना खाया। जहां तक उसके चाचा की बात है, वे आज बहुत व्यस्त थे। वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन में उनका पहला दिन था, उन्हें तो कुछ दिनों तक घर आकर खाना खाने का समय ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुझे चलना चाहिए, ली काई ने कहा। स्कूल के गेट के बाहर ली काई को टैक्सी में बैठते देख तांग क्विन ने टॉप स्टूडेंट के घर के पास डंपलिंग हाउस जाने की योजना बनाई। लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले ही एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया। सुजिवांग के अलावा और कौन? हिमालय हर्बल एज डिफाइन हैंड क्रीम। वीरांगना, तुम क्या चाहते हो? तांग किंग ने ठंडे स्वर में पूछा। सुजिवांग की ओर उसे तिरस्कार के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ।
बेशक वह जानता था कि सु जिवांग के मन में वांग यान के लिए भावनाएं थीं। वांग यान ने उसे यह बात बता दी थी। हालांकि अगले महीने सु जिवांग को हत्या के आरोप में 8 साल की जेल हो गई और उसके बाद तांग क्विन ने कभी उसका समाचार नहीं सुना। इसके अलावा सु जिवांग की अपने पिछले स्कूल में बेहद खराब प्रतिष्ठा थी। हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में उनकी कक्षा में स्थानांतरित होने से पहले उन्होंने अनगिनत बार गर्लफ्रेंड बदली थी। एक छात्रा को गर्भवती करने के बाद उसे जबरदस्ती उनके स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। सु जिवांग को लगा कि किसी को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन असल में क्लास में सबको पता था। ऐसे इंसान के लिए तांग किंग सिर्फ तिरस्कार ही महसूस कर सकता था। वांग यान मेरा है। क्लास में बेवकूफी करना बंद करो, सु जिवांग ने तांग किंग के जवाब का इंतजार किए बिना कहा। उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की जेब से पैसों की एक छोटी सी गड्डी निकाली। बिना गिने ही उसे सौंप दिया। यह 1000 RMB है, अगर आप सहमत हैं तो यह आपका है। तांग किंग की पारिवारिक स्थिति उसके लिए अज्ञात थी, लेकिन उसके जूतों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह किसी अमीर परिवार से नहीं था। तांग किंग जैसे गरीब छात्र के लिए 1000 युआन इतनी बड़ी रकम थी जिसे मना करना नामुमकिन था। अपने सामने रखी बड़ी रकम को देखते हुए तांग किंग को शिकायत करने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी। तांग किंग बस मुस्कुराया। उसने सु जिवांग के हाथ से 1000 RMB ले लिया और फिर सु जिवांग की प्रशंसा भरी निगाहों के नीचे पैसे अपने चेहरे पर मार लिए, जिससे वे फर्श पर बिखर गए। बेवकूफ, नकद पैसे देने पर मुंह पर तमाचा पड़ता है। कोई भी देख सकता था कि एक छोटे से शरारती बच्चे के साथ इस तरह का खेल खेलना बहुत उबाऊ था। यह घटना जल्दी ही आसपास के छात्र जो स्कूल से निकल चुके थे आपस में फुसफुसाते हुए वहां आ गए। एक तमाशा सामने आता देख मनुष्य के स्वभाव में था। शुरुआत में तांग किंग पैसे लूटकर उसे वापस देना चाहता था, लेकिन यह देखते हुए कि RMB को खराब करना एक अपराध है, उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए उसे सीधे सु जिवांग के चेहरे पर थमा देने का फैसला किया। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं स्वयं अपमानित होने के लिए बाध्य हैं। किसी के पैसे का इस्तेमाल करके उसके चेहरे पर तमाचा मारना सच में काफी संतुष्टिदायक लगता है। सु जिवांग का चेहरा राख हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तांग किंग उसके प्रति इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करेगा। उसकी गरिमा की परवाह किए बिना सार्वजनिक रूप से उसने अपने चेहरे पर पैसे फेंके। हर कोई सोच रहा था कि वह जल्द ही पूरे स्कूल में हंसी का पात्र बन जाएगा, उसके साथ ही लंबे समय तक उसका मजाक उड़ाएंगे। देखने वाले जरूर सवाल पूछेंगे और उसकी छवि पूरी तरह से धूमिल कर देंगे। सु जिवांग, ऐसी बेतुकी चालें चलना बंद करो। अगर हिम्मत है तो खुलकर बोलो। क्या 1000 युआन बहुत ज्यादा पैसा है? बंद करो, यह कहकर तांग किंग ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़े मुड़कर चला गया। वहां खड़े छात्रों ने भी सहज रूप से उनके लिए रास्ता बना लिया। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। एक गरीब छात्र एक अमीर आदमी के चेहरे पर नकदी से थप्पड़ मारता है। सु जिवांग ने अपनी नजर तांग किंग की पीछे हटती हुई आकृति पर टिका दी। इतने सारे छात्रों की नजरों से ओझल और स्कूल से कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी होने के कारण उसे स्कूल से अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था। आखिरकार वह आगे बढ़कर तांग किंग को पीटने की अपनी इच्छा को दबाने में कामयाब रहा। इसके अलावा यदि वह सफलतापूर्वक वार किए बिना आगे बढ़ गया, लेकिन अंत में तांग किंग ने उसे पीटा, तब तो उसकी सु जिवांग की पूरी तरह से बदनामी हो जाती। वह सबके सामने मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता था। अध्याय 39 अध्याय 37 समय के साथ चलते रहना, समझे? सिफारिशें मांगना। 1 पैसे उठाओ। सु जिवांग भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। वह स्कूल के गेट से बाहर चला गया। वह स्कूल के बगल में किंग नदी पर पहुंचा और अपना मोबाइल फोन निकाला। हेलो, कौन है? फोन के दूसरी ओर से एक आवारा की आवाज आई। क्या ये भाई डोंग हैं? मैं सु जिवांग हूँ, वही जिसने पिछले महीने सक्सेसफुल इंटरनेट कैफे में कई रातें आपको दावत दी थी, सु जिवांग ने सावधानी से कहा। हालांकि उसने दावत देने का दावा किया था, असल में उसे पैसे देने के लिए मजबूर किया गया था। बाद में दूसरे पक्ष ने गंभीरतापूर्वक वादा किया, भविष्य में जो भी उसे उकसाने की हिम्मत करेगा वह उसके लिए यह मामला निपटाने के लिए वहां मौजूद होगा। यह सुनकर सु जिवांग ने सोचा कि समाज में एक दोस्त होना इतना बुरा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ और दिनों के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उसके घर में पहले से ही एक कंप्यूटर था, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल के कारण वह टूट गया और उसके परिवार ने उसके आने वाले अंतिम वर्ष और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता देते हुए नया कंप्यूटर नहीं खरीदा। इसलिए उसके पास वहां जाने के मौके कम होते गए। सु जिवांग को उम्मीद नहीं थी कि यह रिश्ता इतनी जल्दी काम आ जाएगा। वह उस समय अपने बुद्धिमानी भरे निर्णय की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। ओह, क्या यह तुम हो बच्चे? क्या हुआ? दूसरी तरफ वाले लड़के को तुरंत सु जिवांग की याद आ गई।
वह एक मृदुभाषी बालक था जिसके पास थोड़ा पैसा था। मैं चाहता हूं कि भाई डोंग मेरे लिए किसी को सबक सिखाए, सु जिवांग ने अपने इरादे प्रकट किए। यह व्यक्ति कौन है? भाई डोंग ने पूछा। वह बेवकूफ नहीं है, वह पूरी बात जाने बिना किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करेगा। उसने समाज में अपने कई साथियों को देखा है जो ठोकर खाकर गिर गए क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। वह बस एक घटिया छात्र है जिसने मेरी लड़की को परेशान किया है। मैं चाहती हूं कि भाई डोंग उसे सबक सिखाए, बस उसे कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर पड़े रहने दें। सु जिवांग ने एक ही सांस में पूरा कारण समझा दिया। भाई डोंग ने सुना कि दूसरे पक्ष की कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि नहीं थी। किसी को अपंग बनाने के इरादे के बिना पीटना ज्यादा जोखिम भरा नहीं होता। उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने कहा, ठीक है, एक मुश्त दर 5,000। ये थोड़ा महंगा है ना? बस उस आदमी को अच्छी तरह पीटने के लिए, उसे थोड़ा दर्द देने के लिए। भाई तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? फोन के दूसरी तरफ से ये शब्द सुनकर सु जिवांग हैरान रह गया। ईमानदार रहना। पब फ्यूचर विज्ञापन। भले ही सु जिवांग एकमात्र संतान है, उसका परिवार उसे जो जेब खर्च देता है वह बहुत ज्यादा नहीं है। 5,000 कोई छोटी रकम नहीं है, यह उसकी 2 महीने की जेब खर्च से भी ज्यादा है और उसकी कुल बचत भी सिर्फ 6,000 के आसपास है। किसी को सजा देने के लिए 5,000 खर्च करना उसके लिए थोड़ा ज्यादा है। 5,000 कोई मोलभाव नहीं। लो या छोड़ दो, भाई डोंग ने ठंडे स्वर में कहा। यह स्पष्टतः सु जिवांग को ठगने का प्रयास था, लेकिन उसे इस बात का कोई अपराध बोध नहीं होगा। जो लोग दूसरों को सजा देना चाहते थे वे बिल्कुल भी सभ्य लोग नहीं थे। उनसे जबरन वसूली करना पीड़ित को न्याय दिलाने के समान माना जा सकता था। भाई डोंग तो अपनी धार्मिकता पर आत्मसंतुष्ट होने से भी नहीं बच पाए। ठीक है, 5,000 तो होंगे ही, लेकिन भाई डोंग तुम्हें यह काम अच्छी तरह से करना होगा। मुझे किसी भी तरह से फंसाया नहीं जा सकता। कुछ सोचने के बाद सु जिवांग ने दांत पीसते हुए सहमति जताई। मैं समझ गया। मैं दोपहर में तुम्हारे स्कूल के गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम बता देना कि वह कौन है और हम उसे घर जाते हुए एक अविस्मरणीय याद देंगे। क्या तुम कुछ और बताना चाहोगे? भाई डोंग ने खुशी से कहा। उनका मानना था कि ये अमीर दूसरी पीढ़ियां सचमुच उदार थीं। अब वह कुछ समय तक आराम से रह सकता था। ठीक है, आगे कोई निर्देश नहीं। काम पूरा होने पर मुझे फोन करना, सु जिवांग ने कहा। कोई बात नहीं, भाई डोंग ने सहमति जताई। अलविदा, सु जिवांग ने फोन रख दिया। वह अपने सामने बहती नदी को देख रहा था। उसे गर्व की लहर महसूस हुई। अब वह भी एक कठोर आदमी था। उस पल में उसने अनायास ही कल्पना की कि तांग किंग को तब तक पीटा जाएगा जब तक वह बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकेगा। तांग किंग के दयनीय भविष्य के बारे में सोचकर सु जिवांग जोर जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया, जिससे राहगीरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। स्कूल यूनिफॉर्म में एक युवक को इस तरह हंसते देखकर कई लोगों ने सोचा कि सु जिवांग पढ़ाई से पागल हो गया है और नदी में कूदने वाला है। अभी अभी इस स्कूल में स्थानांतरित हुआ हूं। सु जिवांग तांग किंग और लिन जियाक्स्यू के रिश्ते से अनजान था, अन्यथा वह इतना परेशान नहीं होता। दोपहर भोजन के दौरान तांग क्विन की खबर पूरे स्कूल में फैल गई और सु जिवांग का नाम भी सभी को पता चल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। स्वाभाविक रूप से वांग यान को भी यह खबर मिली। reebovl.com। कक्षा शुरू होने से पहले ही पढ़ने में होशियार वांग यान कक्षा में आ चुकी थी। बेशक वह तांग किंग जितनी जल्दी नहीं आई थी, जो खाना खाने घर नहीं जाती थी। वांग यान का घर काफी पास में ही रहता था, इसलिए वह रोज दोपहर के भोजन के लिए घर जाती थी। तांग क्विन, दोपहर को क्या हुआ? वांग यान ने तांग क्विन को कक्षा से बाहर बुलाया। उसे बस इतना पता था कि तांग किंग ने दोपहर में सु जिवांग को अपमानित किया था, लेकिन जब तक कहानी उसके पास पहुंची तब तक कहानी इतनी उलझ चुकी थी कि वह पूरी तरह से उलझ चुकी थी। इतने सारे अलग अलग संस्करणों के साथ बुद्धिमान वांग यान ने किसी पर भी विश्वास नहीं किया। बेहतर होगा कि आप इसे संबंधित व्यक्ति से सुने। कुछ नहीं, क्लास प्रेसिडेंट मुझसे कुछ खरीदना चाहती थीं, लेकिन मैं बेचना नहीं चाहता था, तांग किंग ने हल्की हंसी के साथ कहा। उसने ज्यादा विस्तार से समझाने की योजना नहीं बनाई थी। उसे विश्वास था कि वांग यान की बुद्धि से वह अंदाजा लगा लेगी कि क्या हुआ था। यह क्या है? वांग यान ने आश्चर्य से पूछा। कुछ खरीदे? इतना कीमती क्या हो सकता है? गरिमा, तांग किंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। सु जिवांग बहुत ज्यादा है, मैं उससे बात करूंगा, वांग यान ने स्पष्ट रूप से परेशान होकर कहा। गरिमा शब्द सुनते ही उसे तुरंत पूरा मामला समझ आ गया। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कक्षा में तांग क्विन के साथ उसकी बातचीत सु जिवांग की नजर में आ गई थी और वह तांग क्विन को इसके लिए सबक सिखाना चाहता था। यह सोचकर वांग यान विशेष रूप से क्रोधित था। मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है,
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तांग किंग ने उसे सख्त लहजे में रोका। वह चाहता था कि वांग यान इस मामले में न पड़े ताकि मामला और उलझ न जाए। ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगा, वांग यान ने तांग क्विन के दृढ़ भाव को देखकर धीरे से कहा। हालांकि तांग क्विन ने अभी अभी उसके साथ सख्ती बरती थी, लेकिन इससे उसकी नजरों में उसकी छवि कम नहीं हुई। वास्तव में इससे वह और भी अधिक आकर्षक हो गया। दोपहर की कक्षा में सुजिवांग ने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसने अपना पाठ सामान्य रूप से जारी रखा, लेकिन उसकी आंखों में खौफनाक भाव साफ दिखाई दे रहा था। तांग किंग ने बेशक यह देखा, लेकिन परवाह नहीं की। वह सुजिवांग को एक छोटा सा जीव समझता था, जब तक वह सावधान रहेगा सो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह न तो अंडरवर्ल्ड से डरता था और न ही अधिकारियों से। दोपहर बीत गई। स्कूल के बाद तांग किंग ने देखा कि सुजिवांग हमेशा की तरह जल्दी घर नहीं जा रहा था। इसके बजाय वह धीरे धीरे सामान समेट रहा था। यह देखकर तांग किंग को अंदाजा हो गया कि आगे क्या होने वाला है, और उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने गहरी आवाज में बुदबुदाया, यह तो दिलचस्प होता जा रहा है। स्कूल के गेट पर वांग यान और ली काई से अलग होने के बाद पब फ्यूचर विज्ञापन। तांग किंग ने इधर उधर देखा और 4 आदमियों को, जिनके इरादे साफ तौर पर नेक नहीं थे, गेट पर ऐसे खड़े थे मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। उसे तुरंत सुजिवांग की निर्भरता और समर्थन समझ आ गया, लेकिन वह डरा नहीं। इसके बजाय वह थोड़ा उत्साहित था। वह अभ्यास के लिए एक पंचिंग बैग की उम्मीद कर रहा था। अपनी शारीरिक फिटनेस और उन बदमाशों की कमजोरी को देखते हुए वह जानता था कि वह खतरे में नहीं है। यह एहसास होते ही कि वहां एक शो होने वाला है, तांग किंग ने अपना ध्यान अपने पीछे खड़े सुजिवांग पर केंद्रित कर लिया। वह मंद मंद मुस्कुराया और अपने घर की ओर चल पड़ा। हालांकि वह सीधे घर नहीं गया, क्योंकि वहां इतनी भीड़ थी कि कोई भी पक्ष कुछ कर ही नहीं सकता था। इसके बजाय वह एक सुनसान गली में घूम गया। लोग वहां रहते थे, बस बहुत ज्यादा नहीं। वह निर्दोष लोगों को नहीं चाहता था। गली में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद तांग किंग ने जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वह रुक गया। वह गुंडों के झुंड की ओर मुड़ा और थोड़े दिखावटी लहजे में बोला, अब तुम सब बाहर आ सकते हो, चलो ये सब खत्म करते हैं। होशियार बच्चे, तुमने देखा कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, काले कोट में एक दुबला पतला आदमी कोने से बाहर आया। उसके वाक्य के अंत में रंगे बालों वाले अलग अलग कपड़ों में 4 और लड़के उसके पास आए। गिरोह ने धीरे धीरे तांग किंग को घेर लिया। उनका इरादा स्पष्ट था। तुम्हारा नाम क्या है? अपने आसपास का जायजा लेने के बाद तांग किंग ने उस युवक की ओर देखा जो सबसे पहले सामने आया था, संभवतः उनका नेता था, और मुस्कुराते हुए पूछा, लोग मुझे भाई डोंग कहते हैं। लगता है तुम बेवकूफ नहीं हो, अब अपनी पिटाई आज्ञाकारी ढंग से स्वीकार करो और हम सब अपने काम पर लग सकते हैं। मुख्य गुंडे ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां चटकाते हुए जवाब दिया। तांग किंग ने 2 बार खांसी की, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए। ये लोग, उसमें कोई रचनात्मकता नहीं थी जिससे वह बहुत असहज महसूस करता था। कृपया लाइक करें। हम किस युग में हैं? क्या आपने कभी प्रगति के बारे में सुना है? तुम्हें यह सब किसने करने को कहा? क्या यह सुजिवांग था? या यह सुजिवांग था? तांग किंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। चारों अपने साथ कोई नियंत्रित चाकू या हथियार नहीं लाए थे, जिससे तांग किंग की सुजिवांग के प्रति दुश्मनी थोड़ी कम हो गई। अगर सुजिवांग ने इन गुंडों से उसे अपंग बनाने के लिए कहा होता तो वह उसे जिंदगी का एक कड़ा सबक जरूर सिखा देता। तांग किंग ने जो कहा था उसे सुनने के बाद भाई डोंग इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? अपना चेहरा तटस्थ रखते हुए उसने कहा, अरे, जिस आदमी की तुम बात कर रही हो, हम उसे नहीं जानते, उसके बारे में कभी सुना नहीं। लेकिन आज तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम्हें मार पड़ेगी। हमें दोष मत दो, हम तो बस किसी और का काम कर रहे हैं। तुम्हें किसने कहा किसी के बुरे पक्ष में जाने के लिए? आगे से कम प्रोफाइल रखना और सुरक्षित रहना। क्या यह सही नहीं है? अध्याय 40 अध्याय 38 कमजोर प्रतिद्वंद्वी सिफारिशें मांग रहा हूं। 1 आपकी बात तो बिल्कुल उचित है, लेकिन एक व्यक्ति को कुत्ते से क्यों सीखना चाहिए? तांग किंग हल्के से हंसा। उसने अपना बैग एक तरफ रख दिया, अपने दाहिने पैर से एक छोटा सा कदम पीछे ले लिया। उन्होंने ऐसी मुद्रा बना ली जैसे कि वे तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हों। यह सब उन्होंने टीवी से सीखा था। सीधे खड़े होकर जोरदार मुक्का मारना संभव नहीं था, सही मुद्रा अक्सर मायने रखती थी। स्थिर रहकर किसी समूह से लड़ना उसके भौतिकी शिक्षक के लिए मजाक की बात थी, जब तक कि उसके पैर जमीन पर न जमे हों। जहां तक डर की बात है, बिल्कुल भी नहीं। बाकी लोग केवल अपनी मुट्ठियों का प्रयोग कर रहे थे। बिना किसी हथियार के उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। अपनी ताकत और प्रतिक्रिया की गति से वह उन सभी को मार गिरा सकता था, भले ही उसे कुछ बार चोट लग भी जाए
और यह अभी भी अनिश्चित था। यह सुनकर भाई डोंग अपने चारों ओर घिरे किशोर को देखते हुए लेकिन शांत और निडर भाव बनाए रखते हुए एक अशांत भावना को दूर नहीं कर सके। वह यह नहीं बता सका कि यह भ्रम था या नहीं। भाई डोंग को तो तांग किंग की उत्सुकता देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मनोरंजक खेल में कूद पड़ने के लिए बेताब हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तांग किंग उन्हें झांसा दे रहा है या वह वाकई कोई दुस्साहसी खिलाड़ी है। यदि यह पहला विकल्प होता तो ठीक होता। उनका सामना ऐसे लोगों से भी हुआ था जो उनके सामने शांत रहने का दिखावा करते थे, लेकिन एक मुक्का लगने के बाद घुटने टेक देते थे या भाग जाते थे। लेकिन अगर वह बाद वाला निकला, यानी एक अनुभवी योद्धा, तो उनकी किस्मत ही पलट गई। इस विचार पर भाई डोंग ने अनायास ही अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह लापरवाही से आगे नहीं बढ़ा, उसके चेहरे पर चंचल भाव गायब हो गए, उसकी आंखें तांग किंग पर टिक गईं। यह निर्धारित करने की कोशिश कर रही थीं कि क्या यह सब धोखा था या तांग किंग को वास्तव में विश्वास था। EWENVAL.com। हालांकि भाई डोंग हिचकिचा रहे थे। उसके बगल में बैठे अधीनस्थ को पता ही नहीं था कि उनका नेता क्या सोच रहा है। लानत है बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो, मैं तुम्हें बता दूं। उसके बाकी शब्द तांग किंग की तीखी निगाहों से हम पीछे हट गए। हालांकि जल्दी ही ठीक हो रहा है। एक छात्र द्वारा डराकर चुप करा दिए जाने से उसकी बहुत बड़ी बदनामी हुई, इसलिए उसने तांग किंग की ओर मुक्का मारा। धमाका। आह आह। अगला दृश्य उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से झुठला दिया। उन्होंने मान लिया था कि तांग किंग को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया जाएगा। हालांकि वास्तविकता कुछ और ही दर्शाती है। तांग किंग ने उस लड़के को लात मारी और वह सीधा गली की दीवार से टकरा गया, पेट पकड़कर जमीन पर लुढ़कने लगा, खड़ा होने में असमर्थ हो गया। ठंडा पसीना बहने लगा। यह निश्चित रूप से कोई मामूली चोट नहीं थी। यह देखकर भाई डोंग और उसके गिरोह ने अनजाने में अपना थूक निगल लिया। एक साथी पल भर में मारा गया और उनकी युद्ध शक्ति खत्म हो गई। मानो किसी विशाल दुश्मन का सामना कर रहे हों, उन्होंने थोड़ी राहत पाने के लिए एक स्वतंत्र युद्ध मुद्रा अपना ली। तीनों सचमुच चौंक गए। माफ करना भाई, मैंने पहले कभी किसी को नहीं मारा, मुझे खुद को रोकना नहीं आता, माफ कर दो। तांग किंग ने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना पैर वापस खींच लिया और उसे वापस वहीं रख दिया जहां वह था। इस किक के बारे में अपने दोनों जीवनों में उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया था। वह हमेशा एक अच्छा छात्र रहा था। वह परेशानी पैदा करना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन अभी उसे केवल एक ही चीज महसूस हो रही थी, उत्साह। ईस्टवर्ड जर्नी में हांग चीगोंग की किक की तरह वह आदमी इतनी खुशी से खड़ा था, उसे काफी समय से ऐसी रोमांचक किक नहीं मिली थी। तांग किंग ने मन ही मन आह भरी, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग दूसरों को मारना पसंद करते हैं। यह एहसास बहुत अच्छा था। तांग किंग की बातें सुनने के बाद अप्रत्याशित माफी से तीनों गुंडों के चेहरे बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपना जोड़ीदार मिल गया है। भाई डोंग ने अपने दोनों अधीनस्थों की ओर देखा और कहा, भाइयों, आओ हम सब मिलकर उसका सामना करें। हम उसे व्यस्त रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम उसे संभाल नहीं सकते। तांग किंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हमेशा रणनीतिक रूप से दुश्मन को कमजोर बनाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। शत्रु पर रणनीतिक रूप से गहन ध्यान दें। लापरवाही बरतने का समय नहीं था। उसकी नाव यहां पलट तो नहीं सकती थी, लेकिन एक छेद तो अभी भी ठीक करना बाकी था, है ना? कई लोगों की स्थिति और कोणों का विश्लेषण करने के बाद उसके पास पहले से ही एक प्रारंभिक रणनीति थी। उसने अपनी गति और सजगता का इस्तेमाल करके लड़ाई को जल्दी खत्म करने की योजना बनाई और तय किया कि अगर उसके पास समय हो तो उसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक गुरु ढूंढना चाहिए। बस ये कुछ गुंडे उसे ऐसा महसूस करा रहे थे मानो वह किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा हो। यह पूरी तरह से अपमानजनक है। जैसे ही गुंडों ने आदेश सुना, वे तुरंत तांग किंग की ओर दौड़े। हालांकि हकीकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा कठोर थी। तांग किंग, जो पहले से ही तैयार था, ने पहले वार किया और एक गुंडे को दाहिनी ओर लात मारी। वह आदमी भी पहले वाले की तरह तुरंत पीछे हट गया। इस बार उसके रास्ते में कोई दीवार नहीं थी। जमीन पर गिरने से पहले वह 7 या 8 मीटर पीछे लड़खड़ा गया। वह अपना पेट पकड़े हुए दर्द से कराह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बाह पर भी खरोंच आई हो। इससे पहले कि बाकी दोनों कुछ कर पाते, तांग किंग ने अपने बाएं हाथ से एक और गुंडे के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। इस बार उसने अपनी ताकत पर काबू पा लिया, ताकि एक ही मुक्का से अधिक परेशानी पैदा न हो। गुंडा जिसने मुक्का खाया था थोड़ा घबरा गया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। पलक झपकते में भाई डोंग ने देखा कि उसके 2 आदमी पीछे धकेल दिए गए हैं और केवल वह ही बचा है। वह अंदर ही अंदर डर के मारे कुछ नहीं कर सका,
लेकिन इससे पहले कि वह रुकने का फैसला कर पाता, तांग किंग ने चतुराई से भाई डोंग की मुट्ठी को चकमा दिया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। थप्पड़। भाई डोंग को केवल तारे घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और उसका सिर घूम रहा था। उसे इस बात पर सहमत होने में काफी समय लगा। उसका चेहरा पहले से ही सूजा हुआ था। एक और गुंडे ने, जिसे अभी अभी घूंसा मारा था, भाई डोंग को तुरंत खड़ा होने में मदद की। वह डरते डरते तांग किंग की तरफ देखने लगा, भाई डोंग के आदेश का इंतजार कर रहा था। अकेले तांग किंग का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। होश में आने के बाद भाई डोंग ने अपने आदमियों की ओर देखा। जाहिरा तौर पर उसके आदमियों में लड़ने की इच्छा शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। दोबारा हमला करने का मतलब अपमान को न्योता देना ही था, जिससे वह दुविधा में पड़ गया। हाँ, उसने तांग किंग को सबक सिखाने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन वह उसे हरा नहीं सका। पब फ्यूचर विज्ञापन। दूसरी ओर उन्हें अपने आदमियों की पिटाई के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। लेकिन अगर वह फिर से लड़ाई में उतरता है तो यह मानो थाली में सिर परोसना होगा। उसे पता है, सामने वाला शायद मजे के लिए उसे कुछ और मुक्का मारना चाहेगा। वह जानता था कि किसी को मारने की लत लग सकती है और उसे मुक्के के स्पर्श का एहसास भी अच्छा लगता था। धत तेरी की। सु जिवांग, तुम रुको और देखो, मुझे धोखा देने के लिए मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, भाई डोंग ने मन ही मन शाप दिया। जैसे ही भाई डोंग शर्मिंदगी और घटनास्थल छोड़ने के बीच फंसे, तांग किंग की आवाज उसके कानों में गूंजी। चलो आज का दिन यहीं खत्म करते हैं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे विनम्र न होने का दोष मत देना। तांग किंग ने अपनी बात पूरी की, अपना बैग उठाया, उस पर से धूल झाड़ी और दूसरों को अनदेखा करते हुए वहां से चला गया। विरोधी पक्ष पहले ही अपना साहस खो चुका था। ऐसे शत्रु को हराने में कोई मजा नहीं था। पहला शत्रु वास्तव में बहुत कमजोर था। भाई डोंग, आपका असली नाम क्या है? जैसे ही तांग किंग भाई डोंग के पास से गुजरा, जो चुपचाप अपना चेहरा पकड़े हुए था, उसने अचानक पूछा। मेरा नाम शू डोंग है, भाई डोंग ने अनायास ही अपना नाम बताया, थोड़ा पीछे हटते हुए। उसे सचमुच डर था कि कहीं तांग किंग अचानक उसे फिर से न मार दे, जिससे बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसका चेहरा अब पहले से ही सूजा हुआ था। उसके शब्द थोड़े अस्पष्ट थे। आपके पास फोन है? तांग किंग ने पूछा। हाँ, मेरे पास फोन है, शू डोंग ने जल्दी से कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और तांग क्विंग को थमा दिया, यह मानकर कि उसे उसका फोन चाहिए। मुझे अपना नंबर दो, तांग किंग ने उदासीनता से कहा। जू डोंग दंग रह गया। वह नहीं जानता था कि तांग किंग उसका नंबर क्यों चाहती थी, लेकिन उसने न देने की हिम्मत नहीं की। तांग किंग ने नंबर नोट करने के लिए अपने बैग से मोबाइल फोन निकाला। जाने से पहले, समाज में सक्रिय रहने वाले व्यक्ति के रूप में आपको कई तरह के परिचित बनाने होंगे। हालांकि ये लोग सबसे अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन बेकार भी नहीं हैं। इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए कौन जाने कि वे किसी दिन काम आ जाएं। तांग किंग के फोन को देखते हुए जू डोंग बेशक मूल्यवान वस्तुओं को अलग अलग पहचान सकता था। 6000 से ज्यादा की कीमत के साथ तांग किंग वाकई अमीर था। सु जिवांग ने उसे बताया था कि तांग किंग एक कमजोर छात्र है और अब दोनों की जानकारी में बहुत बड़ा अंतर था, मानो मजाक हो। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि सु जिवांग को तांग किंग की दौलत के बारे में पता नहीं था। एक ही क्लास में होने के नाते किसे नहीं पता होगा। अब शू डोंग को यकीन था कि सु जिवांग ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए यह जानकारी छिपाई थी। वह इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। धिक्कार है, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। एक गरीब छात्र $6000 का फोन खरीद सकता है। धिक्कार है, जू डोंग ने अपना चेहरा पकड़ते हुए दांत भींचकर गालियां दी। भाई डोंग, वो आदमी चला गया। अगली बार हम उसे सबक सिखाने के लिए और भाइयों को बुलाएंगे। ओह, बहुत दर्द हो रहा है, उस लड़के का हाथ बहुत भारी है, एक गुंडा कराहते हुए खड़ा हो गया। हाँ भाई डोंग, अगली बार और लोगों को लाना, हमें बदला लेना होगा। चुप रहो, क्या तुम्हें पता है उस आदमी के फोन की कीमत कितनी है? कम से कम 6000। और वो लड़ भी सकता है। सु जिवांग ने सच में मुझे धोखा देने की हिम्मत की। चलो बाद में सु जिवांग को ढूंढ लेते हैं, उसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। रही बात उस आदमी की, तो अभी उसकी चिंता मत करो, मुझे कोई योजना बनानी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका प्यार ही हमारी ताकत है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।